लेकिन आयुष ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और घूरते बोला, और मुझे भैया कह रही है ना, लेकिन आज फर्स्ट डे ही तुम मुझे बिना किस किए इस कॉलेज से बाहर नहीं जाओगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आयुष कुछ प्लान बनाने लगा था। जल्दी वहां पर इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रिंसिपल आए थे और उन्होंने सारी चीजें अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट को समझाना शुरू कर दिया था। हालांकि आयुष को क्लास में देखकर वो उसे घूर भी रहे थे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि आयुष यहाँ के मिनिस्टर के इकलौता बिगड़ा हुआ औलाद है, तो वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। इंट्रोडक्शन जल्दी ही खत्म हो गया था और 20 से 25 मिनट हो गए थे। इस बीच आयुष के नजरें सिर्फ और सिर्फ आस्था पर ही ठहरी हुई थी, और जब सब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ और सब लोग वहां से उठकर जाने लगे, तभी आयुष दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो गया था और आस्था की ओर देखकर बोला, कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल। अब आस्था हैरानी से आयुष की ओर देखकर बोली, देखिए कौन है आप जो हमें परेशान कर रहे हैं। तभी आयुष हल्का सा मुस्कुराया, बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ ब्यूटीफुल, तुम मुझे पहले दिन ही मुझे बेहद पसंद आ गई हो। सो मैं आयुष तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ। अब आयुष ने जैसे ही भरी क्लास में आस्था को प्रपोज किया, अब तो जितने भी स्टूडेंट थे सबने हऊ हू की आवाज निकालकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वही आस्था तो डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि इस वक्त आयुष की जगह उसे अरमान नजर आने लगा था, जो कि लाल सुर्ख आंखों से आस्था को घूरता हुआ कह रहा था कि तुम्हारे आसपास कोई लड़का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ तो कॉलेज के पहले दिन आते ही एक लड़के ने आस्था को प्रपोज कर दिया था। अब तो आस्था की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी, पर जल्दी से वह अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी थी और सोचने लगी कि इस मुसीबत से वह कैसे बचे। तभी आस्था ने आयुष के थोड़ा सा पास जाकर उसे बोला, देखिए भैया, आप अपने काम से काम रखिए, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और आप हमें परेशान मत कीजिए, वरना वो जो आपके पीछे प्रिंसिपल है, हम उनसे आपकी शिकायत कर देंगे। ऐसे बोलकर आस्था ने जल्दी से आयुष के ठीक पीछे प्रिंसिपल के होने के बारे में उसे बताया। अब जैसे ही आयुष घबराकर पीछे मुड़ा, आस्था तुरंत उसके ठीक बराबर में से भागकर निकल गई थी। अब आस्था को इस तरह से जाता हुआ देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगे। वही आयुष ने तो गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि आज पहली बार था कि किसी लड़की ने उसे इस तरह से बेवकूफ बनाया था और इस तरह से उसके प्रपोजल को उसी के मुंह पर उसने रिजेक्ट किया था। और एक बार फिर वो उसे भैया बोलकर जा चुकी थी, तो आयुष ने गुस्से से क्लासरूम के दरवाजे पर एक पंच दे मारा था और बोला, सिली गर्ल। वही आस्था जो कि थोड़ा सा घबराई हुई थी, जल्दी उसकी नज़र कैंटीन में बैठी हुई डॉक्टर रश्मि पर पड़ी थी। आस्था जल्दी से दौड़कर उनसे जाकर लिपट गई थी। अब आस्था को इस तरह से घबराया हुआ देखकर रश्मि हैरान थी। वो बोली, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो। तब जो कुछ भी क्लासरूम में हुआ था उसने वो सारी बातें डॉक्टर रश्मि से बता दी थी, और तब रश्मि खिल खिलाकर हंस पड़ी थी और बोली, क्या आस्था, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो गई हो। अरे ये कॉलेज है, और इस तरह से कुछ सीनियर जो अपने जूनियर की छोटी मोटी रैगिंग करते रहते हैं, तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में तुम्हें जब कॉलेज में अच्छी तरह से सारी चीज़ों का पता चल जाएगा और हैबिट हो जाएगी। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने थोड़ा सा कैजुअल नॉर्मल तरीके से सारी बातें समझाई, तब जाकर आस्था ने खुद को थोड़ा सा शांत किया था और बोली, थैंक यू सो मच रश्मि दीदी, अगर आप हमें ये सब नहीं बताती तो ना जाने हमारा क्या होता। आप तो जानती है ना कि मिस्टर खडूस राक्षस सिंघानिया ने हमें साफ साफ मना किया है कि हमारे आसपास कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए। तब रश्मि बोली, अरे तुम छोड़ो, तुम अरमान की बातें मत करो, वो तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा है, और तुम यहाँ की कोई भी बात अरमान को मत बताना, ठीक है। तब आस्था ने मासूमियत से अपना सर हिला दिया था। तब डॉक्टर रश्मि ने आस्था के हाथ पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा, अच्छा आस्था, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब आस्था बोली, हाँ हाँ दीदी बताइए ना, क्या बात है। तब डॉक्टर रश्मि ने नानी माँ को अपने पास लाने की सारी बातें आस्था को बता दी थी और प्यार से बोली, मैं यहाँ आज सुबह भी नानी माँ के कहने पर ही आई हूँ। मैं नानी माँ को तुम्हारे कहने पर खुशखबरी देने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हारे मामा मामी ने डर की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया है। लेकिन अब नानी माँ की तुम्हें में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नानी माँ बिल्कुल ठीक है और मेरे फ्लैट में मेरे साथ रह रही हैं। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये सारी बातें बताई, आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने डॉक्टर रश्मि को गले से लगाते हुए कहा, आप बहुत अच्छी है दीदी, आप बहुत अच्छी है, आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने। हम अपनी नानी माँ से मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें लेकर चलिए नानी माँ के पास। तभी रश्मि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, बेटा आज तुम्हारा पहला दिन है, मुझे लगता है कि तुम्हें आज से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ है और भी कुछ देर के बाद तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। और वैसे भी ध्रुव ने मुझे बता दिया था कि अरमान ने ऑलरेडी कुछ बॉडीगार्ड सिविल ड्रेस में तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही खड़े किए हैं,
और साथ ही साथ तुम्हें मेंशन ले जाने के लिए कार भी बाहर ही खड़ी हुई है। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना वह हैरान होकर और बोली, तो फिर हम अपनी नानी माँ से कब मिल पाएंगे? रश्मि ने दिलासा देते हुए कहा, बहुत जल्द मैं अरमान से परमिशन लेकर तुम्हें तुम्हारी नानी माँ से मिलवा दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ओके, अभी फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। अच्छा आस्था, अब मुझे भी जाना होगा। एक्चुअली हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है, तो मैं सुबह तुम्हें चेयरअप करने के लिए आई थी। और इन फैक्ट मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया है और अब तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तब आस्था चाहती तो नहीं थी कि डॉक्टर रश्मि उसे छोड़कर जाए, लेकिन वह अपनी खुशी के लिए, अपनी भलाई के लिए, भला किसी को इस तरह से कैसे अपने पास रोक सकती थी, तो इसीलिए उसने डॉक्टर रश्मि को विदा कर दिया था। और चूंकि 20 से 25 मिनट बाद उसके क्लासेस शुरू होने वाले थे, अब वो उसके बारे में सोचने लगी थी और जल्दी ही वो अपनी क्लासेस अटेंड करने लगी थी। वही आयुष, जो कि उस वक्त आस्था की वजह से तिलमिलाया हुआ था, वह सोचने लगा किस तरह से आस्था को मजबूर करें कि वो उसे पूरी क्लासेस के सामने किस करें। तो इसीलिए वह कुछ ना कुछ प्लान करने लगा था। वही अरमान सिंघानिया अपने ऑफिस में तो चला गया था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था पर ही था कि ना जाने आस्था कॉलेज में इस वक्त क्या कर रही होगी, और कहीं उसके आसपास कोई लड़का हुआ तो कहीं ना कहीं ये सब सोचकर उसके सर के नसें बार बार तन रही थी और वह खुद को डांट भी रहा था कि अगर उसके आसपास कोई होता भी है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है, क्यों मैं इतना ज़्यादा उसे लेकर सीरियस होता जा रहा हूँ। वो लड़की यही तो चाहती है, मेरा अटेंशन, और शायद उसमें वह कामयाब भी हो रही है, इसकी उसे सज़ा जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अरमान खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। और जब से आस्था कॉलेज गई थी तब से वो 6 से 7 बार जो बॉडीगार्ड से उसने आस्था के कॉलेज के बाहर हायर किए थे उन्हें कॉल्स कर चुका था। वो बॉडीगार्ड्स भी आज पूरी तरह से परेशान हो चुके थे कि आज उनके मालिक को आखिरकार हुआ क्या है। हर आधे घंटे में कॉल करके वो आस्था के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि उसके आसपास कोई है तो नहीं है। हालांकि वह कॉलेज के बाहर खड़े थे, लेकिन अपने साथ लाए छोटी सी दूरबीन के द्वारा वह कॉलेज के अंदर देख रहे थे। आस्था अभी तक अपनी क्लास में ही क्लासेस अटेंड करती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी, तो वो पूरी तरह से आस्था पर नजर रखे हुए थे और वह सारी इन्फॉर्मेशन अरमान को बता रहे थे। अब अरमान के लिए वहां रुके रहना काफी ज्यादा भारी लग रहा था, क्योंकि वह आस्था को सबसे पहले घर भेजना चाहता था। उसके बाद अरमान अपने काम पर लगने वाला था, क्योंकि उसका मन काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो इसीलिए उसने फटाफट से अपने सभी मीटिंग्स कल के पोस्टपोन दी थी और जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी अब वह खत्म करने लगा था। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में मलाइका को होश आ गया था। अभी भी उसके कान में सीटीसी बज रही थी। जिस तरह से मारिया ने उसे चांटा मारा था वो उसके कान को बहरा सा कर दिया था, और वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बैठी थी और मुंह बना बनाकर सोच रही थी कि उस लड़की की इतनी हिम्मत, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार बस अरमान सिंघानिया मेरे चंगुल्ले में आ जाए और वह मुझसे शादी कर ले, फिर मैं इन सबको बताऊंगी कि मलाइका क्या चीज़ है। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए मलाइका नफरत से एक बार फिर अपने नाखूनों को अपनी स्क्रीन में गड़ाने लगी थी। आस्था की सारे क्लासेस खत्म हो गई थी और आस्था को काफ़ी ज़्यादा थकावट सी भी महसूस भी से होने लगी थी। वह सोचने लगी थी, बाप रे कितनी ज़्यादा पढ़ाई होती है, क्या क्या चीज़ होती है, कैसे सीखेंगे हम ये सब कुछ। अभी आस्था ये सब कुछ चलते हुए सोच रही थी कि तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। वो कोई और नहीं बल्कि एकदम लापरवाही से चलती हुई, जीन्स शर्ट पहने हुए, लंबे खुले बाल, छोटे शॉर्ट, डार्क लिपस्टिक और मुंह में चिंगम चबाती हुई एक खूबसूरत सी लड़की थी। फ्रेंड्स, यहाँ एंट्री होती है इस कहानी की न्यू कैरेक्टर की, जो आगे जाकर बहुत धमाल मचाने वाली है। अब जैसे ही आस्था उससे टकराई वो लड़की घूरकर आस्था को देखने लगी, अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रौनक शर्मा से टकराने की। वह अब रौनक ने जैसे ही आस्था से ये बोला, आस्था ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, इसमें हमारी क्या गलती है, आप ही हमारे सामने आ गई। जैसे ही आस्था ने ये कहा, रौनक हैरानी से आस्था को देखने लगी थी, क्योंकि आस्था ने जिस तरह से ड्रेस अप किया हुआ था वह कहीं से भी कोई गरीब गवार नहीं लग रही थी। लेकिन अब आस्था ने जैसे ये बोला कि हमें क्या पता, आप ही हमसे टकरा गई, तो ये बात सुनकर रौनक को एक पल के लिए हंसी आ गई थी और इंटरेस्ट लेते हुए आस्था से पूछने लगी, कौन हो तुम और तुम कहाँ से आई हो। बस रौनक ने इतना सा सवाल किया, लेकिन आस्था तो आस्था थी, जिसे चटर-पटर बोलने की ज़्यादा ही आदत थी, और बोलने लगी, वह हम आपको क्या बताएं, हम कहाँ से आए हैं। हमारा नाम आस्था है, आए तो हम अपने गांव से थे, यहाँ पर शहर घूमने के लिए, लेकिन हम एक बहुत बुरी जगह जाकर फंस गए और अब वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं और ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं। जैसे तैसे कॉलेज में आए और कॉलेज में पहले दिन इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारी पढ़ाई देखकर हमारा तो दिमाग ही चकरा रहा है और हम इतना ज़्यादा थक गए कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। अब जैसे ही आस्था ने अपना दिल खोलकर रौनक के सामने रख दिया, रौनक उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी।
क्योंकि रौनक बहुत कम हंसा करती थी, लेकिन आस्था की बातें सुनकर उसे हंसी आ गई थी। और वह उसने तुरंत आस्था के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आओ मेरे साथ। ऐसा बोलकर वो आस्था को कैंटीन में ले आए थी और फटाफट से उसने चीज़ बर्गर आस्था के लिए और अपने लिए ऑर्डर किए थे। और आस्था को समझाते हुए बोली, ये पढ़ाई है, इसे सिर्फ पढ़ाई की तरह लो, ज़्यादा अपने दिमाग पर सवार मत करो। और ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो, किसी को केवल इतनी इंपॉर्टेंस दो जितना वो डिजर्व करता है। उससे ज़्यादा अगर तुम किसी को इंपॉर्टेंस दोगी ना तो वह तुम्हारे दिमाग पर सवार होकर बैठ जाएगा, जिससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आस्था सोचने लगी थी, ये लड़की तो बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी हम उस राक्षस सिंघानिया से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। अगर हम उनसे डरना ही बंद कर देंगे तो और ज़्यादा उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वह हमें इतना परेशान भी नहीं करेंगे। तब जल्दी से आस्था ने रौनक का हाथ पकड़ लिया था और इम्प्रेस होते हुए बोली, आप तो बहुत अच्छी है, आपने तो आते ही हमारे मन की बात समझ ली, हम आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। रौनक, जिसकी जल्दी से किसी से नहीं पटती थी, क्योंकि वो एक फ्री माइंडेड लड़की थी, कहीं भी कुछ गलत हो जाता था या कुछ भी हो तो वह तुरंत उसके बीच में कूद पड़ती थी और किसी को भी चांटा तक मार दिया करती थी। मार पिटाई जब देखो वो कर दिया करती थी, लेकिन इसी वजह से उसकी कोई लड़की भी उसकी दोस्त नहीं थी और नहीं कोई लड़का उसका दोस्त बनना चाहता था। लेकिन आज आस्था की मासूमियत उसे उसके और इम्प्रेस कर रही थी। वह कूल बिहेवियर में बोली, चलो ठीक है। वैसे रौनक का आज तक का रिकॉर्ड है, कॉलेज में किसी से दोस्ती नहीं की थी, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे दोस्ती करने का दिल कर रहा है। ऐसा बोलकर रौनक ने अपना हाथ आगे दिया था और आस्था ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया था। आस्था ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, मुस्कुराते हुए बोली, आज से आप हमारे अच्छे वाले दोस्त हैं, लेकिन आप इस दोस्ती के बारे में किसी को बताइएगा मत, क्योंकि आस्था को अच्छी तरह से याद था कि अरमान ने उसे लड़कों के साथ साथ लड़कियों से भी दूर रहने के लिए कहा है। तो इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि रौनक उसकी दोस्त है ये बात किसी को भी पता चले, और वैसे भी उसका कोई खास दोस्त था ही नहीं। गांव में भी उसके दोस्त थे, लेकिन वह सिर्फ बचपना था, असली में दोस्त होता है ना, वो उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिलहाल उसने रौनक से दोस्ती कर ली थी और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। आस्था के जल्दी ही सारे क्लासेस खत्म हो चुके थे। रौनक को बाय बोलने के बाद आस्था अब एग्जिट गेट से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं आयुष, जो कि आस्था को ही देख रहा था और वह आस्था का पीछा करने लगा था, क्योंकि उस वक्त वह आस्था ने जो उसके साथ आज क्लास में बदतमीजी की थी तो वह उसका सबक सिखाना चाहता था। और जैसे ही आस्था कॉलेज के गेट से बाहर निकली, उसने आस्था के ठीक पीछे जाकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया था। अब अरमान सिंघानिया के बॉडीगार्ड, जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे, जैसे ही उन्होंने ये देखा कि आस्था मैडम का दुपट्टा किसी ने पकड़ लिया है, वो तुरंत आकर अपनी बंदूक लेकर आयुष की तरफ निशाना साधने लगे थे। जैसे ही आस्था ने ये नोटिस किया, वह घबरा गई थी। तब तक एक बॉडीगार्ड्स ने जल्दी ही अरमान को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि अरमान तो हर आधे घंटे में उन्हें फ़ोन कर रहा था, तो बॉडीगार्ड ने फ़ोन कर दिया था कि इस तरह से एक लड़के ने आस्था मैडम का दुपट्टा पकड़ा है। अब जैसे ही अरमान ने सुना, उसकी भी आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो गई थी और वह ऑर्डर देते हुए बोला, वो जो कोई भी है उसे अपने अड्डे पर ले आओ और आस्था को मेंशन में छोड़ दो जब तक मैं वहां पहुंच रहा हूं। ऐसा बोलकर जल्दी ही अरमान अपने ऑफिस से निकल चुका था और आस्था को बॉडीगार्ड ने जल्दी ही कार के अंदर बिठा दिया था। और यहाँ आयुष को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, एक बॉडीगार्ड से उसके बैक सर के नाजुक हिस्से पर वार किया, जिससे उस वक्त वह बेहोश हो गया था। वहीं आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आया था, उसे जल्दी से गार्ड्स ने कार में क्यों बैठा दिया था और कार जल्दी सिंघानिया मेंशन की और रवाना हो चुकी थी। आस्था ने भी ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह आयुष को देख नहीं पाई थी कि उसके पीछे आयुष है। केवल उस वक्त उसके पीछे गार्ड्स उसे दिखाई दिए थे। अब आस्था कार की पिछले सीट पर पैर फैला कर आराम से बैठ गई थी, क्योंकि उसके पैर बहुत ज्यादा दुख रहे थे। सारा दिन डेस्क पर पैर लटकाए वह बैठी रही थी तो उसे दर्द हो रहा था, और जल्दी आस्था के गाड़ी में लेटे लेटे ही आंख लग गई थी। वही दूसरी ओर अरमान केवल 5-7 मिनट के अंदर अंदर ही अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, जहां पर आयुष को बांध कर रखा हुआ था। आयुष के सर पर काली पट्टी बांधी गई थी। तब आयुष चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए बोला, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है, वह तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम सबको पुलिस के हवाले कर देंगे। ऐसे कहकर आयुष बुरी तरह से चीख और चिल्ला रहा था। तभी अरमान ने अपने गार्ड्स को इशारा किया था। तब गार्ड्स जाकर आयुष के ठीक सामने खड़ा हो गया और धमकाते हुए उससे पूछने लगा, तुमने आज जिस लड़की का दुपट्टा पकड़ा, क्या तुम उसे जानते हो? बोलो, जवाब दो। ऐसे बोलकर गार्ड्स आयुष को देखने लगा था। अब आयुष हैरान हो गया, फिर उसे याद आया कि उसने लास्ट टाइम आस्था का दुपट्टा पकड़ा था, और झल्लाते हुए बोला, मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसने पूरी क्लास में मेरी बेइज्जती की थी। उसने मुझे सबके सामने भाई बोला था।
तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं उस लड़की को किस करना चाहता था। क्योंकि आयुष को किसी ने अगवा कर लिया था, एक उसे खोल भी नहीं रहे थे, तो जैसे उसे आस्था के बारे में पूछा गया उसने सारी बातें बताई। अब आयुष जैसे ही ये बताया, अरमान जो कि गुस्से से भरा बैठा था, अब अरमान के कानों में जैसे ही ये आवाज आई कि वो आस्था को किस करना चाहता था, ये सुनकर अरमान का पारा पूरी तरह से हाई हो चुका था। इस वक्त वो इतना खतरनाक हो चुका था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उसने अपने सर पर अपने सीधे हाथ की उंगलियों से उठाकर टेप करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर उसके सभी बॉडीगार्ड सहम गए थे और वहां से अब चले गए थे। तब जल्दी ही अरमान ने गार्ड्स की तरफ देखा और लोहे की रोड वहां लाई गई थी। तब अरमान के इशारे पर आयुष के होठों को लोहे की रोड पर चौकी इस वक्त एकदम आग की भट्टी की तरह जल रही थी, उन पर रखवा दिया गया था और आयुष की चीखें वहां गूंजने लगी थी। आयुष की उन्होंने जान नहीं ली थी, केवल उसके होठों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसे अस्पताल के बाहर अरमान के आदमियों ने फेंक दिया था। उसके बाद अरमान को अब आस्था पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से बात करने की, जबकि उसने उसे साफ साफ मना किया था कि वह किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी। तो इसीलिए आस्था को सजा देने के इरादे से अरमान जल्दी ही मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। लेकिन आस्था भी अभी तक मेंशन नहीं पहुंची थी, तो जैसे ही कार रुकी आस्था की कार मेंशन में पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके ठीक 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही अरमान की कार भी उनके ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही अरमान कार से उतरा और उसने अपने सामने का नज़ारा देखा तो हैरान हो गया। जिस कार से आस्था को लेकर आया गया था उसे कार के आसपास काफी भीड़ लगी हुई थी। इतना ही नहीं, दादाजी भी वहां खड़े हुए थे। तब अरमान को जैसे ही उन सब ने देखा, वो सब एक पल के लिए थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो गए थे। तब दादाजी गंभीरता से बोले, तुम आ गए बेटा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हैं? तब अरमान में दादाजी के बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक गार्ड की ओर देखकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से भीड़ की क्यों जमा है? यहाँ पर अरमान की बात सुनकर गार्ड्स ने कार की ओर इशारा किया, बोला साहब वो जब हम मैडम को कॉलेज से घर लेकर आ रहे थे तब मैडम रास्ते में ही सो गई और अब मैडम उठ नहीं रही है। हम उन्हें उठाने की काफी कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही गार्ड्स ने थोड़ा सा डरते हुए ये सारी बातें बताई, अरमान का पारा तो पहले से ही हाई था, उसका पारा और हाई हो गया था क्योंकि आस्था नींद ही ऐसी थी, उसे जगाना मुश्किल था। और अरमान जल्दी ही कार की खोलकर आस्था की ओर देखा जो कि पैर फैलाए कार की बैक सीट को अपना बेड समझकर सो रही थी। तब अरमान उसे इस तरह देखकर सोचने लगा, कोई लड़की इतना ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता। तब अरमान ने उसके बाजू पकड़कर उसे खींचा और उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, उठो। लेकिन आस्था तो आज बहुत ज्यादा थक गई थी, उस वो केवल हल्की सी कसमसाई ही थी, फिर सो गई थी। अब अरमान गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, ये लड़की है या कुंभकर्ण की बहन, कितना सोती है, क्या कोई कितना भी सो सकता है? वेल, अरमान ने आस्था को जैसे तैसे कार से बाहर निकालकर उसे गोद में उठा लिया था। वो सबकी तरफ देखता हुआ जल्दी आस्था अपने बेडरूम में ले आया था और सीधा बेडरूम पर उसे जोरों से उसे बेड पर पटक दिया था। धड़ाम, उसने थोड़ा सी ऊंचाई से आस्था को नीचे बेड पर पटका था ताकि उसकी आंखें खुल जाए, लेकिन आस्था तो उस वक्त और गहरी नींद में सो गई थी कि वह नहीं उठी और वो फिर गहरी नींद में सो गई। अब ऐसा कुछ होता हुआ देखकर अरमान पूरी तरह से तिलमिला चुका था। एक तो उसके कानों में अभी भी आयुष की कही हुई बातें गूंज रही थी कि वह इस लड़की को किस करना चाहता था। ये ख्याल आते ही अचानक अरमान ने साइड में रखा हुआ पूरा का पूरा जग भर पानी आस्था के चेहरे पर उड़ेल दिया था और आस्था अब घबरा कर उठ बैठी थी और अपने आप को कमरे में देखकर और अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखकर आस्था थोड़ा सहम गई थी। फिर थोड़ा सा खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, ये सब क्या था, ये क्या किया आपने, क्या कोई किसी को इस तरह से उठाते हैं क्या? आप जानते हैं हम कितना ज्यादा थक गए हैं और मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, हमें नींद आ रही थी, आपको हमें इस तरह से नहीं उठाना चाहिए था। जैसे ही आस्था ने यह कहा अरमानो उसे घूरते हुए बोला, आयुष कौन है और वह तुम्हें किस क्यों करना चाहता था? जैसे ही आस्था ने यह सुना तो वो हैरानी से, आयुष कौन? आयुष, हम किसी आयुष को नहीं जानते और भला वह हमें किस क्यों करना चाहेगा? तब अरमान ने अचानक आस्था का हाथों को कसकर पकड़ा और डेंजरस आवाज में बोला, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करना, सीधे सीधे बताओ आयुष कौन है और वह तुम्हें किस क्यों करना चाहता था? याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अगर तुम्हारे आसपास मुझे कोई भी नजर आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब आस्था ने जो कुछ भी कॉलेज में हुआ था उसे याद आ गया था कि ये किस आयुष की बात कर रहा है और फिर आस्था ने जो कुछ भी बात हुई थी एक एक करके सारी बातें अरमान को बता दी थी। अरमान के आस्था का हाथ जोर से पकड़ने के कारण उसका हाथ पूरी तरह से दुख रहा था और वह अकड़ते हुए बोली, कोई इस तरह से करता है क्या? हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और आपने हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करना शुरू कर दिया। एक तो हम बहुत थक गए हैं। ऐसा बोलकर आस्था रोने लगी थी। आस्था को रोता हुआ देखकर फिर से अरमान इरिटेट होने लगा था
क्योंकि आस्था कुछ आम तरह से नहीं रोया करती थी, वो बिल्कुल आ ई की तेज आवाज निकालकर रोया करती थी। तो तब अरमान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाया करता था तब आस्था को रोते हुए देखकर। उसे इस तरह से रोता छोड़कर सीधा नीचे आ गया था। तब दादाजी फिक्रमंद होकर बोले, क्या हुआ बेटा, आस्था ठीक तो है ना? तब अरमान दादाजी की ओर देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ है, उसे वह थक गई है, इसीलिए सो रही है, उसे भूख भी लगी है, राजेश उसे जाकर खाना दे आओ। ऐसा बोलकर अरमान अब सीधा अपनी स्टडी रूम में चला गया था और वहां जाकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा था और सोचने लगा था, मुझे हो क्या गया है, उस लड़की की मुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है? यह मुझे क्या हो रहा है कि लड़की मेरे होश हो हवास पर हावी हो रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को इजाजत नहीं अरमान सिंघानिया की जिंदगी में हावी होने का, किसी को भी नहीं, ये मुझे हो क्या हो गया है? तब अरमान सोचने लगा था कि उसे अब उसकी सिक्योरिटी का कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से आयुष ने उसे परेशान करने की कोशिश की, हो सकता है कोई और भी उसे कॉलेज में परेशान करे, तो इसीलिए उसने अपने बेस्ट बॉडीगार्ड मारिया को बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला था कि तुम आज के बाद 24 घंटे आस्था के आसपास रहोगी। उसे उसके आसपास कोई लड़का मंडराना नहीं चाहिए, ना ही कोई लड़की। तो कहीं ना कहीं मारिया ने जैसे ये सुना पूरी तरह से चौंक गई थी, लेकिन क्योंकि उसके किंग ने उसे ड्यूटी दी थी तो उसने खुशी से हामी भर ली थी। मारिया की जिंदगी में किंग के अलावा कोई नहीं था। डेविड से उसने प्यार किया था, लेकिन डेविड को अपने हाथों से उसने मौत के मुंह में झोंक दिया था। अभी तक अरमान ने डेविड की जान नहीं ली थी, लेकिन किसी भी पल अरमान उसकी जान ले सकता था, ये बात मारिया अच्छी तरह से जानती थी। मारिया को आस्था की जिम्मेदारी सौंपने के बाद अरमान के दिल की बेचैनी थोड़ा कम हुई थी और वह एक बार फिर अपने कमरे में आया। जैसे वह कमरे में आया तो उसने देखा कि पूरे बेड पर आस्था ने खाना फैलाया हुआ था और उल्टे सीधे हाथों से फटाफट से खाना खाए जा रही थी। उसका मुंह तक नहीं चल रहा था, इतने ज्यादा खाना उसने मुंह में भर लिया था। अब आस्था की इतनी इरिटेटिंग हरकत देखकर आसमान की किलस कर रह गया था और इरिटेट होते हुए बोला, ये क्या कैसी हरकत कर रही हो तुम? अरमान को अपने आसपास इतनी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं किया करता था, लेकिन आस्था तो इतने गंदे तरीके से खाना खा रही थी। तब आस्था खाना खाते हुए, जो कि उसके मुंह में काफी सारा खाना भरा हुआ था, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी और सारा खाना एक बार फिर उसका पलट गया था। अब अरमान के लिए अब वहां रुके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। फटाफट से वो उस कमरे से बाहर निकला। अब वो जोन चिल्ला रहा था, राजेश पूरा का पूरा कमरा भी क्लीन करो, बेडशीट बदलो। ऐसा बोलकर अरमान भिनना उठा था। जल्दी से राजेश के साथ साथ बाकी सभी नौकर भी वहां गए थे और फटाफट से पूरा कमरा साफ करने लगे थे। वही आस्था डर गई थी और खुद को ही एक चपेट लगा दी थी और बड़बड़ाने लगी, क्या जरूरत थी तुझे इस तरह से खाना खाने की? थोड़ा रुक रुक कर भी तो खा सकती थी, अब क्या होगा? राक्षस सिंघानिया अब हमारा क्या हाल करेगा? कहीं ना कहीं आस्था को अब अरमान से डर लग रहा था, तो इसलिए फटाफट से वो कमरे से निकलकर अरमान के कमरे की बालकनी में छुप कर बैठ गई थी ताकि अरमान उसे देख ना सके। उसने सोच लिया था, जब अरमान सो जाएगा उसके बाद वह जाकर सोएगी, तब तक वो बालकनी में छुपी बैठी रहेगी। ये सोचते हुए आस्था वहां छुप गई थी। वहीं दादाजी ध्रुव आहान को लेकर उस वक्त कहीं गए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने ध्रुव और आहान को बता दिया था कि नानी माँ इस वक्त हमारे साथ रह रही है, तो नानी माँ से मिलने के लिए रश्मि के फ्लैट पर गए थे। ध्रुव और आहान दादाजी के साथ थे, वही आकाश और सुमित इस वक्त दोनों एक साथ एक जगह बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं आकाश का चेहरा काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि जब से रश्मि ने उसे इग्नोर करना शुरू किया था, उसे अपनी फीलिंग का अच्छी तरह से एहसास होने लगा था और उसे ये समझ में आ चुका था कि रश्मि के लिए वो क्या फील करता है, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था और वो अपनी फीलिंग रश्मि के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। तब सुमित ने आकाश के हाथ पर हाथ रखा और समझाते हुए बोला, क्यों मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जो कुछ हुआ सालों पहले हुआ, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगता है कि तुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए, और रश्मि को तू शुरू से पसंद करता है, तो क्यों उसे कह नहीं देता कि तू उसे प्यार करता है? अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, आकाश केवल खाली खाली नजरों से सुमित की ओर देखता रहा और अचानक उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक पूरा का पूरा अपने गले से नीचे उतार लिया था और अपनी पुरानी बीती यादों में खो गया था। दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन, वही आस्था जिसे बालकनी में छुपे हुए काफी देर हो गई थी। अरमान अपने स्टडी रूम का काम खत्म करने के बाद रात के करीब 12:30 से 1 बजे के बीच अपने कमरे में आया और अपने कमरे पर आकर उसने एक नज़र अपने कमरे को देखा। उसका कमरा पूरा पहले के जैसा व्यवस्थित हो गया था, सब कुछ सामान अपने अपने जगह पर था। अपने कमरे को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर अरमान को थोड़ा सा बेटर लग रहा था। लेकिन बेड की ओर जैसे ही अरमान की निगाहें गई तो उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि आस्था उस वक्त बेड पर मौजूद नहीं थी। अरमान हैरान हो गया और उसने कमरे के चारों तरफ को अच्छी तरह से देख लिया। बाथरूम का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन आस्था उसे कहीं भी नजर नहीं आई।
अब अरमान जल्द ही वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि रात का 1 बजे रहे थे। उस वक्त मेंशन पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, सभी सो गए थे, और अरमान इस तरह से आधी रात को किसी से ये भी नहीं पूछ सकता था कि आखिरकार उसकी बीवी आस्था कहाँ गई है, कि ना जाने उसके बारे में सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन तभी उसकी नज़र मारिया पर गई। मारिया हॉल में चुपचाप खामोश बैठे हुए थी, और उस वक्त सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रही थी। अब जैसे ही अरमान वहां गया, मारिया ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझा दी थी, और अब अरमान की ओर देखकर पूछने लगी, क्या हुआ किंग, आप इस वक्त रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कोई परेशानी है। अब जैसे ही मारिया ने थोड़ी सी धीमे आवाज में ये पूछा, अरमान ने उसे पूछा, क्या तुमने आस्था को देखा है, क्या वो यहाँ नीचे आई थी। आस्था का नाम सुनकर मारिया हैरान हो गई और ना सर हिलाते हुए बोली, लेकिन क्वीन तो यहाँ नहीं आई, वो और ना ही वो अपने कमरे से निकली है, मेरी नज़र 24 घंटे उन्हीं पर है। अब जैसे ही मारिया ने ये कहा, अरमान तुरंत अपने कमरे की ओर चल पड़ा, क्योंकि मारिया कभी भी झूठ नहीं बोला करती थी, उसे जो काम दिया जाए उसे वो शिद्दत से किया करती थी। ये बात अरमान अच्छी तरह से जानता था, तो इसीलिए अरमान जल्दी से अपने कमरे में गया था, और इस बार उसने अच्छी तरह से पूरे कमरे को देखा, लेकिन आस्था अभी भी उसे नजर नहीं आई। फिर अरमान की नज़र बालकनी के थोड़े से खुले हुए दरवाजे की ओर गई, और अरमान जल्दी से वहां आ गया। उसने देखा कि आस्था बालकनी के एक कोने में बिल्कुल दुबकी बैठी हुई और बैठे बैठे ही सो रही है। अब अरमान ने जैसे ही आस्था को इस तरह से देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वो सोचने लगा, इस आफत को हुआ क्या है, कभी कुछ पल में ये कुछ और होती है, कभी कुछ पल में कुछ और होती है, और इस तरह से यहाँ बालकनी में सोने का क्या मतलब है। अरमान ने गहरी नजरों से आस्था की ओर देखा, और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया था, क्योंकि वह आस्था को नींद से जगाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। आस्था को जगाना आसान नहीं था। जल्दी ही अब आस्था को गोद में उठाकर उसने बेड पर लेटा दिया था, खुद उसके बराबर में आ गया था। कुछ पल के लिए वो आस्था का मासूम सा चेहरा देखता रहा, और सोचने लगा कि ये लड़की आखिरकार उसके साथ कर क्या रही है, क्यों अरमान बार बार उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, क्यों आज उसे इतना बुरा लगा जब एक लड़के ने उसे किस करने के लिए। अरमान डेंजरस वॉइस में बोला, इसके खूबसूरत होठों पर सिर्फ मेरा हक है, क्या इसके खूबसूरत बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कहीं ना कहीं अरमान उस वक्त आस्था के बदन के हर एक हिस्से को देख रहा था, और उसे पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आस्था क्योंकि गहरी नींद में सोई हुई थी, तो अरमान भी अब फटाफट से आस्था के पास होकर सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक बार फिर बेचैनी उसके शरीर में होने लगी थी। अरमान थोड़ा सा आस्था के करीब गया, उसने आस्था का सर अपने हाथ पर रखा था और उसकी कमर पर एक हाथ रखा। जल्दी ही आस्था को पूरी तरह से अपने बदन से चिपकाकर एक गहरी नींद में सो गया था। आज अरमान को अलग ही नेक्स्ट लेवल का सुकून मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर, जो कि रात का 1:30 बजे चुके थे, दादाजी अभी तक सोए नहीं थे, क्योंकि जब आज वह ध्रुव आहान के साथ के रश्मि के घर नानी माँ से मिलने के लिए गए, तो नानी माँ का उदास चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। हालांकि दादाजी ने नानी माँ से मिलकर उन्हें समझाया भी था कि वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, आस्था को उनके घर में कुछ नहीं होगा, आस्था पूरी तरह से सेफ है। इतना ही नहीं, अरमान ने अब कॉलेज जाने की भी परमिशन दे दी है, तो उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नानी माँ ने आस्था को शुरू से ही अपनी आंखों के सामने रखा था, तो वह किसी भी कीमत पर उसे परेशान नहीं देख सकती थी। तब नानी माँ ने हल्के से दादाजी से एक रिक्वेस्ट कर दी थी, भाई साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी आपके घर में बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों तक आपके घर पर रहना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी के बसे बसाए घर को देख सकूं, और उसके बाद राजी खुशी में गांव चली जाओ। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, दादाजी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से नानी माँ यानी कि शारदा जी ने सिंघानिया मेंशन में आकर हंगामा किया था, साथ ही साथ सभी सामानों के साथ तोड़फोड़ की, और अरमान को भी अनजाने में अपनी छड़ी से मारा था, तो ये बात दादाजी अब हजम नहीं कर पाए थे। क्योंकि अगर नानी माँ ने बहुत पहले ये बात बोली होती है वह सिंघानिया मेंशन जाकर रहना चाहती है, तो दादाजी खुशी उन्हें रहने देते। लेकिन नानी माँ ने जो हंगामा किया था, उसके बाद उनका इस तरह से सिंघानिया मेंशन आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अरमान ने साफ साफ अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि नानी माँ आज के बाद उनके घर के आसपास कहीं नजर नहीं आएगी। अब दादाजी वहां से लौट कर तो आ गए थे, लेकिन उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वह करे तो कर क्या। वह नानी माँ को घर के मेंशन में नानी माँ को रहने की इजाज़त दे दें, आस्था तो खुश हो जाएगी, लेकिन अरमान का क्या, अरमान को भी तो मनाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए दादाजी ने अगली सुबह अरमान से इस बारे में बात करने के बारे में सोच लिया था। वहीं दूसरी ओर आज आकाश और सुमित दोनों एक साथ बैठकर अपने ही विला में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, क्योंकि आकाश के विला में एक छोटा सा ड्रिंक बार बना हुआ था, और ड्रिंक करने के बाद दोनों अपनी अपनी पुरानी यादों में खो गए थे।
सुमित और आकाश का फ्लैशबैक एक टाइम था जब ऐसे 5 साल पहले आकाश, जो कि बहुत कम उम्र में पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया था और उसके बाद वो वहां से वापस आया था। सुमित और आकाश दोनों स्टार्टिंग से ही साथ थे। इन फैक्ट वो सब एक ही क्लासेस में पढ़ा करते थे। अरमान, जो कि एक टाइम पर पूरी तरह से हार्टलेस हो चुका था, लेकिन सुमित भी कुछ कम नहीं था। सुमित की जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी वो उसे बहुत प्यार किया करता था। लेकिन आकाश, जो कि सुमित का बचपन का दोस्त था, जब वह विदेश से लौट कर आया तब सुमित बहुत ही खुश हो गया था। 2 से 3 दिनों उन्होंने मौज मस्ती में गुजरे थे। तब सुमित ने आकाश से बताया कि वो उसे अपने प्यार चांदनी से मिलाना चाहता है, क्योंकि चांदनी से बहुत जल्द सुमित शादी करना चाहता था। चांदनी की एक बेस्ट फ्रेंड थी राधिका, जो सुमित को एक तरफा प्यार किया करती थी और कहीं ना कहीं उसे ये लगा करता था अंडरस्को कि सुमित के लिए चांदनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि वो इसलिए नहीं बोला करती थी क्योंकि वह खुद उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसे चांदनी के बारे में सारी चीजें अच्छी तरह से पता थी। लेकिन सुमित उस वक्त चांदनी से सच्चा प्यार किया करता था, तो इसीलिए उसे कभी भी चांदनी की खामियां नजर नहीं आई थी। अब सुमित जल्दी ही के प्यार उसकी गर्लफ्रेंड चांदनी से मिलाने के आकाश लेकर गया था। वही चांदनी ने जैसे ही आकाश को पहली बार देखा, चांदनी अपनी बेस्ट फ्रेंड राधिका के साथ वहां आई थी। और जैसे ही चांदनी ने आकाश को वहां देखा तो वह पूरी तरह से आकाश पर मर मिटी थी, क्योंकि चांदनी को हमेशा से ही बॉडी बिल्डर टाइप के और एकदम सख्त टाइप के लड़के पसंद आया करते थे। क्योंकि आकाश एकदम बॉडी बिल्डर और बेहद हैंडसम था, अब चांदनी पहली नज़र में ही आकाश को पसंद करने लगी थी। दिखने में तो सुमित भी कम हैंडसम नहीं था, लेकिन ऑलरेडी चांदनी सुमित के साथ 3 से 4 बार बेड शेयर कर चुकी थी, तो इसीलिए अब सुमित से उसका दिल आकाश भर गया था। अब आकाश को देखने पर उसके मन में अलग ख्याल आने लगे थे। वह आकाश को डेस्परेटली पाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल तो सुमित ने चांदनी को आकाश से आगे गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसीलिए चांदनी अभी के लिए अपना मन मसस कर रह गई थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह आकाश को पाकर रहेगी। वहीं राधिका, जो चांदनी की इंटेंशन समझ चुकी थी और वह ये बात सुमित को बताना चाहती थी, लेकिन फिलहाल बिना किसी सबूत के वह सुमित को कुछ भी बता नहीं पाई थी। एक दिन अचानक चांदनी ने रात के वक्त काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसके साथ आंखों के सामने बार बार आकाश का हैंडसम सा चेहरा आ रहा था। उसकी स्टील जैसी बॉडी आ रही थी, तो इसीलिए उसने, जो कि सुमित के फोन से आकाश का नंबर ले लिया था, उसने आकाश को रात के समय फोन कर दिया था। आकाश उस वक्त अपने विला में ही था। इस तरह से किसी अनजान का फोन आने पर वह हैरान हो गया। तब चांदनी ने आकाश से बोला अंडरस्को कि उसे उसकी जरूरत है, वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। आकाश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड का फोन था और साथ ही साथ में बोल रही थी कि वह प्रॉब्लम में है, तो आकाश को लगा कि उसे जाना चाहिए। तो इसीलिए वह चांदनी से मिलने के लिए उसकी जगह, जहां वह पेइंग गेस्ट बनकर रहा करती थी, वह रवाना हो चुका था। साथ साथ राधिका, क्योंकि उस वक्त सोई नहीं थी, वह चांदनी को इस तरह से आकाश को फोन करते हुए देख चुकी थी। तो अब राधिका को मौका मिल चुका था चांदनी का असली चेहरा सुमित को दिखाने का, तो इसीलिए उसने सुमित को फोन कर दिया था और उससे बोली कि मैं तुम्हें बहुत पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सच तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। आज तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सारा सच पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, अभी और इसी वक्त हमारे पेइंग हाउस पर आ जाओ, यहाँ तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड रियल फेस देखने को मिलेगा। अब जैसे ही राधिका ने यह कहा, सुमित कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिलहाल वह जल्दी ही उसके राधिका के कहने पर पेइंग हाउस की ओर रवाना हो चुका था। वही आकाश जैसे ही वहां गया, उसे चांदनी छोटे से हॉल में ही मिल गई थी। चांदनी ने काफी ज्यादा रिवॉल्विंग ड्रेस पहनी थी, उसका शरीर का काफी ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा था। आकाश को देखते ही अचानक उसने आकाश को गले से लगा लिया था, उनसे पागलों की तरह चूमने लगी थी। आकाश को कुछ समझ ही नहीं आया कैसे हुआ, क्या हुआ है, इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने आकाश को हॉल में बने हुए सोफे पर धक्का दे दिया था। उसके ऊपर बैठकर वो उसके शर्ट को पूरी तरह से फाड़कर उसके चेस्ट को चूमने लगी थी। आकाश पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया है, ये उसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त तभी सुमित वहां आ गया था, और जैसे सुमित ने आकाश और चांदनी को ऐसी हालत में देखा तो उसका हैरानी के मारे में बुरा हाल हो चुका था। आकाश जल्दी से उठा और अपने आप को ठीक करते हुए बोला और सुमित को समझाते हुए कहने लगा, सुमित मेरी बात सुन यार, ये गलत है, इन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था और ये अब मेरे साथ इस तरह है। अभी आकाश ने इतना ही बोला कि तभी अचानक सुमित ने एक चांटा आकाश के ऊपर खींचकर मारा था। आकाश एक तरफ झुक गया था, लेकिन तब तक राधिका बाहर आई और वो बोली, इसमें आपके दोस्त की कोई गलती नहीं है, चांदनी ने ही उन्हें फोर्स किया है, ये देखिए वीडियो। ऐसा बोलकर जल्दी ही राधिका ने अपने फोन की एक वीडियो जाकर सुमित और आकाश दोनों को ही दिखा दी थी।
जिसमें स्टार्टिंग से जब चांदनी ने आकाश को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, वह सारी फोटोज कवर अप थी। अब सुमित ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखें की गुस्से से लाल हो रखी थी। चांदनी ने तो पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था। वो बस यही बोले जा रही थी, हे हैंडसम डॉन, टी गो अवे फ्रॉम मी प्लीज कम, आई जस्ट नीड यू बेडली प्लीज कम। बड़ी ही सेडिक्टिव वॉइस में वो बोले जा रही थी। तब सुमित का पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अचानक सुमित ने वही साइड टेबल पर रखे वो फ्रूट नाइफ उठा लिया था और सीधा चांदनी की चेस्ट के आर पार कर दिया था। उसने चांदनी के चेस्ट, कवर, बैक, गला, हर जगह उसने चाकुओं से गोद दिया था। चांदनी का पूरा शरीर खून में खून हो चुका था और अब सुमित बड़े ही गुस्से से वो चाकू को लेकर राधिका की तरफ बढ़ने लगा था और नफरत भरी आवाज में बोला, मुझे नफरत है तुमसे। ना तुम मुझे ये सब कुछ सच्चाई दिखाती और ना ही मैं आज अपने प्यार की अपने हाथों से जान लेता। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मुझे तुमसे नफरत है तुमसे। ऐसा कहकर जैसे ही वह राधिका पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी आकाश ने उसे फौरन रोक दिया था और उसके इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू? इसकी जान इस तरह से नहीं ले सकता है। इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तब तक राधिका बहुत ज्यादा डर गई थी। वह लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका सर दीवार से जा टकराया था और वह बेहोश हो गई थी। तब सुमित जोरों से रोने लगा था और दर्द भरी आवाज में बोला, इन लड़कियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और चिक चिक कह रहा था, मैं अब जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर सुमित रोते हुए आकाश को देखने लगा था। तभी आकाश उसे कंट्रोल करने लगा और मन ही मन में बोला, तू क्या किसी से प्यार नहीं करेगा? आज प्यार का ऐसा खौफनाक रूप देखने के बाद मैंने भी कसम खा ली है कि मेरी जिंदगी में भी अब कोई लड़की नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आकाश और सुमित उस वक्त एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक उसी वक्त अरमान के बॉडीगार्ड वहां आ गए थे और जल्दी ही उन्होंने चांदनी की लाश को ठिकाने लगा दिया था। और अरमान, जो कि बॉडीगार्ड के बीच में से होता हुआ अंदर आया था, उसने तुरंत राधिका को पास के ही एक नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया था और सुमित और आकाश को लेकर अपने साथ मेंशन चला गया था और उन दोनों को संभालने लगा था। फ्लैशबैक एंड आज कहीं ना कहीं आकाश और सुमित को दोनों का जैसे ही वह दिन याद आया, दोनों ही एक बार फिर लड़कियों से अपनी नफरत को मजबूत करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर आज डॉक्टर रश्मि को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब से दादाजी और ध्रुव आहान वहां से गए थे, तब से उसके शरीर में भी कुछ अलग ही तरह की बेचैनी थी। क्योंकि वह आकाश से बचपन से प्यार किया करती थी, लेकिन आकाश ने जिस तरह से उसके मिलने पर बेइज्जती करना शुरू किया था, तब से उसकी रही सही उम्मीद भी टूटती हुई सी नजर आ रही थी। रश्मि को इतना परेशान देखकर नानी माँ उन्होंने रश्मि को अपनी गोद में लेटा लिया था। उसके सर पर हाथ फेरकर बोलने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी कि आपकी ये उम्र ही ऐसी है कि इस उम्र में इस तरह से ये सब लगा रहता है। लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहती हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इस दुनिया में किसी भी औरत के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट अजीज नहीं होना चाहिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ही हमें जिंदगी जीने का हौसला मिलता है। याद रखना, जिस औरत के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो खुदकुशी जैसा कदम उठाती है। इसलिए अपने वजूद के लिए लड़ो। अपनी कोई इज्जत नहीं होगी तो उस औरत को समाज हमेशा नीची नजरों से देखेगा और हमेशा उसकी बेइज्जती करेगा। देखो बेटी, तुम मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, लेकिन जब मैंने तुम्हें आज खिड़की के पास खड़े होकर रोते हुए देखा तो मैं समझ चुकी थी कि जरूर तुम्हें जिंदगी ने गहरा जख्म दिया है। अब जैसे ही नानी माँ ने डॉक्टर रश्मि से इस तरह से बातें करना शुरू की, डॉक्टर रश्मि खुद को रोक नहीं पाई और उसने नानी माँ को गले से लगाकर सारी बातें बता दी थी कि वो बचपन से उसे प्यार करती है और उसने किस तरह से उसकी मोहब्बत की इंसल्ट की है। तब नानी माँ अपनी शब्दों में रश्मि को समझाने लगी थी और प्यार से बोली, क्या इतने सालों के रिलेशन में क्या एक बार भी ऐसा कोई लम्हा आया जब उसने तुम्हें प्यार से देखा हो या बातें की हो? तब डॉक्टर रश्मि भी पुरानी यादों में खो गई थी, जब एक बार वह स्कूल यूनिफॉर्म में ग्राउंड में खेल रही थी। ठीक उसी वक्त जोरों से मुंह के बल गिरी थी, उसके घुटने और कोहनी छिल गई थी। तब आकाश तुरंत दौड़कर अंडरस्को उसके पास आया था और उसने जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से रश्मि के जख्मों को साफ किया था और उस पर फूंक मारने लगा था। एक वो लम्हा था और वही लम्हा उस दिन आकाश छोटी सी नन्ही सी रश्मि के दिल में बस गया था। वह याद करते ही आज रश्मि थोड़ा सा मुस्कुरा उठी और उम्मीद भरी आवाज में बोली, नानी माँ, शायद आप ठीक कह रही है, मैं अपने रिश्ते को मौका तो जरूर दूंगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी तरह का कोई भी खिलवाड़ होते हुए नहीं देखूंगी। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने मजबूत इरादों से ये कहा, नानी माँ मुस्कुरा दी थी और जल्दी ही उसे बड़े ही प्यार से सुलाने लगी थी। जिस तरह से वो आस्था को सुलाया करती थी, कहीं ना कहीं नानी माँ की आंखें एक बार फिर भीग गई थी।
कि ना जाने उनकी बच्ची उस महल जैसे घर में कैसे रह रही होगी। नानी माँ कुछ दिनों के लिए आस्था के पास जाकर रहना चाहती थी। अपनी आंखों से उसका बसा बसाया घर देखना चाहती थी और अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही वो गांव वापस जाना चाहती थी। इसके लिए उसने सीधे सीधे आलोक सिंघानिया से बात कर की थी, लेकिन अभी तक आलोक जी का कोई जवाब नहीं आया था। अगली सुबह वह जल्दी ही इस काली रात की अगली सुबह हो चुकी थी और जैसे ही अगले सुबह सबसे पहले अरमान की आंखें खुली, उसे अपने सीने के पास आस्था का चेहरा नजर आया। आस्था को अरमान कितनी ही देर तक यूं ही देखता रहा, क्योंकि अरमान को तो हर सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन आस्था को तो घोड़े बेचकर ना जाने कितनी ही देर तक सोने की आदत थी। अब क्योंकि अरमान ने ही आस्था को अपने पास उसे बिल्कुल अपने बदन से चिपकाकर सुलाया था, लेकिन अब अरमान को अपने जिम रूम में भी जाना था और एक्सरसाइज वगैरह करनी थी, जॉगिंग करनी थी। लेकिन अब आस्था को वो खुद से दूर कैसे करें, क्योंकि आस्था तो उसे आप अपना मिनी बेड समझकर सो रही थी। पूरी तरह से आस्था अरमान के ऊपर ही लेटी हुई थी। वो अरमान को उस वक्त अपना टेडी बेयर समझ रही थी और उसे हक करके सोए हुए थी। पूरी तरह से उसने अरमान को जकड़ रखा था। अब अरमान आस्था को इस तरह से सोते हुए देखकर मन ही मन में झल्लाते हुए सोचने लगा था, क्या इस लड़की को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये मुझे इस तरह से पकड़कर नहीं सोएगी तो क्या मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कितनी मजबूती से ये मुझ पर अधिकार जमाकर लेटी हुई है। दिल तो कर रहा है इसे अभी उठाकर फेंक दूं, लेकिन सोई हुई मासूम भी तो लग रही है। कहीं ना कहीं अरमान जो अपने आप से ही उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहा था। लेकिन इतनी देर तक वह नहीं लेट सकता था, क्योंकि अरमान को अपना काम भी कंटिन्यू करना था और आस्था को तो वैसे ही जल्दी नहीं उठना था। तो इसीलिए अरमान ने उसकी कमर पर नोच दिया था, यानी चिकोटी काट ली थी और फिर आंखें बंद करके लेट गया था। तब अरमान के इस तरह से नोचने पर आस्था की नींद कसमसाने लगी थी। हालांकि उसकी नींद अभी भी नहीं खुली थी और एक बार फिर थोड़ा सा कसमसाने के बाद वो फिर से अरमान को जकड़ कर सो गई। अब अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और सोचने लगा, मैं अभी कितना बुद्धू हूं जो लड़की सीधा सीधा पानी डालने से उठती है। ये कुछ बड़ा भारी भरकम उसके आसपास आवाज हो जैसे बंदूक की आवाज से उठती है, तो भला इस तरह से पिंच करने से क्या उठेगी। तभी अरमान को एक तरीका सूझा था। अब क्योंकि आस्था के होंठ उसके होठों के बेहद करीब थे, तो अरमान हल्का सा सर ऊपर करके उसके होठों के पास जाकर उसने जोर से उसे काट लिया था। अब तो आस्था की नींद पूरी तरह से भाग गई थी और वह तुरंत डर के मारे उठकर बैठ गई थी। लेकिन अरमान ने उसे काटने के बाद तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी और इस तरह से नाटक करने लगा था मानो कि अंडस को वो बहुत गहरी नींद में सो रहा हो। लेकिन आस्था तो जैसे ही उठी उसे अपने होठों के पास बहुत तेज दर्द सा महसूस हुआ। फटाफट से उसने खुद को अरमान की बेहद करीब पाया तो थोड़ा सा दूरी बनाकर बैठ गई और ना समझी में बोली कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें हमारे होठों पर इतने दर्द क्यों हो रहा है और हम राक्षस सिंघानिया के इतना करीब कैसे आ गए, जबकि हम तो कोने पर लेटे थे। ना कहीं आस्था उठने के बाद बड़बड़ाए जा रही थी। वही अरमान आस्था के मुंह से अपने लिए राक्षस सुनकर अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन फिलहाल तो वह सोने का नाटक कर रहा था और अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए वह आस्था की बातों को सुन रहा था। आस्था अब फटाफट से खड़ी हुई थी और एक बार अरमान की ओर देखकर बोली, सोते हुए ये राक्षस इतना बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन जब ये उठ जाता है कितना ज्यादा खूंखार और डरावना बन जाता है। पता नहीं इस राक्षस को इस घर के सभी लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। कितने बदतमीज है ये राक्षस, लेकिन सोता हुआ प्यारा लग रहा है। रियल में भी प्यारा होता तो कितना अच्छा लगता ना। अब आस्था कहीं ना कहीं अरमान को सोते हुए देखकर अपने मन के भड़ास निकाल रही थी। वही अरमान आस्था के मुंह से कभी अपनी बुराई सुनकर गुस्से से उबल रहा था, लेकिन जब आस्था उसे सोते हुए बड़ा प्यारा लग रहा है ऐसा बोल रही थी तो अरमान का दिल अचानक जोरों से धड़का रहा था। आस्था के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ना जाने क्यों उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी आस्था अरमान के एकदम पास जाकर खड़ी हो गई थी और कुछ देर उसे देखने लगी थी और फिर बोली, अब देखो कैसे हमारे सामने एकदम चुपचाप पड़े हुए हैं और जब उठ जाएंगे तो फिर से शुरू कर देंगे। आस्था, तुम्हें अपनी हद में रहना होगा, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी होगी, जो मैं कहूंगा वो करोगी। तुम मेरी सर्वेंट हो, सिर्फ सर्वेंट। सिर्फ मेरे सामने रोना, मेरे परिवार के सामने मत रोना। ये ना करना, वह ना करना, वह करना, ये मत करना, वहां मत जाना, यह मत खाना, वो मत पीना। कहीं ना कहीं आस्था खड़ी होकर अरमान की नकल उतारने लगी थी। वो थोड़ी सी अपनी आवाज मोटी सी करके बोलने की कोशिश करने लगी थी। वही अरमान आस्था की ऐसी हरकत पर मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उसके पावरफुल पर्सनैलिटी उसका और उसे इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो मुस्कुरा सके। केवल कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट आई थी, लेकिन अगले ही गायब भी हो गई थी। तब आस्था बोली, अरे अगर हम इन राक्षस के चक्कर में खड़े रहे तो क्या होगा, हमें जाकर फटाफट से नहा धो लेना चाहिए। वैसे भी 7 बज चुके हैं और हमें कॉलेज भी जाना है। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था फटाफट से बाथरूम में जाने लगी थी।
कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का भी डर था कि अगर अरमान जाग गया तो कल जो उसने बाथरूम में उसके साथ किया था फिर से ना कर बैठे, तो इसीलिए वह जल्द से जल्द होकर तैयार हो जाना चाहती थी इससे पहले कि अरमान उठे। आस्था के बाथरूम में जाने के बाद अरमान, जो कि जैसे जैसे खुद पर कंट्रोल किए हुए जाकर बंद करके लेटा हुआ था, वो तुरंत उठ बैठा था और बाथरूम के दरवाजे की ओर देखकर तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, तो ओह तो मेरी बेवकूफ़ सिली लिटिल वाइफी मुझे खड़ूस कह रही है, मेरी नकल उतारती है, मुझे राक्षस कहती हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में राक्षस क्या होता है, और एक राक्षस जब राक्षस पने पर आए तो वह क्या से क्या कर सकता है। कहीं ना कहीं अरमान कुछ सोचते हुए तिरछा सा मुस्कुराने लगा था। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित, जिन्होंने तकरीबन पूरी रात ही ड्रिंक की थी और उनकी आंखें अगले दिन ही खुली थी। अब जैसे ही आकाश ने और सुमित ने अपने आप को हाल में ही छोटे से बार के नीचे फ्लो पर सोते हुए पाया तो दोनों उठ बैठे थे। दोनों की ये हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, दोनों एकदम मजनू के जैसे लग रहे थे। और कल रात नशे में उन्होंने एक दूसरे से क्या क्या बातें की थी, हल्की हल्की उन्हें याद थी, लेकिन अगले ही पल वह सपाट चेहरा लिए उठे थे और बोले, हमें लगता है कि हमें फटाफट से काम पर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आज अबीर सिंह राठौर के साथ अरमान सिंघानिया की मीटिंग है। अब जैसे ही उन दोनों को याद आया कि अबीर सिंह राठौड़ आने वाला है और मीटिंग कहीं और नहीं बल्कि सुमित के ही होटल में होने वाली है, तो वो उनका चेहरा एकदम से इस वक्त सख्त हो गया था और वो उस मीटिंग की तैयारी करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मैंशन में आस्था जैसे ही बाथरूम में गई, फटाफट से वह नहा ली थी और उसने बाथरोब भी पहन लिया था। लेकिन जैसे वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी, उसने पाया कि दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। जी हाँ, दरवाज़ा किसी और ने नहीं बल्कि अरमान ने ही लॉक किया था, क्योंकि आस्था ने उसके मुंह पर उसे राक्षस कहा था। अरमान ने ये बचकानी हरकत तो कर दी थी और फटाफट से वहां से निकलकर अपने जिम में चला गया। वही आस्था, जो कि आज जल्दी भी उठ गई थी और नहा भी ली थी, लेकिन बेचारी अब बाथरूम में बंद हो गई थी और बुरी तरह से दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा साउंड प्रूफ था, उसकी आवाज़ किसी को भी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। वो दरवाज़ा से पीठ लगाकर बाथरूम के दरवाजे से ही टेक लगाए बैठ गई थी और रोने लगी थी और सिसकते बोली, ये क्या हो गया, सुबह सुबह हमने किसकी शक्ल देख ली है। लेकिन उसे अगले ही पल याद आया कि उसने किसी और की नहीं बल्कि अरमान की शक्ल देखी है, तो वह इरिटेट होते हुए बोली, जरूर उस राक्षस ने ही कुछ किया होगा, भला ऐसा दरवाज़ा कैसे अटक सकता है, और वैसे भी हमारे तो फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा भी नहीं खुल सकता है, उस राक्षस के फिंगरप्रिंट से ही दरवाज़ा खुलेगा। कान्हा जी, हमें कहाँ फंसा दिया आपने, अब हम क्या करें, हमारे तो कॉलेज को लेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था फिर रोने लगी थी। वही अरमान, जो कि आराम से 1-1.5 घंटा अपने जिम में बिताकर बाहर निकला, तो उसे सामने आईपैड पर कुछ देखते हुए ध्रुव और आहान टकरा गए और ध्रुव के हाथ से आईपैड नीचे गिर गया। तब अरमान उन दोनों को घूरकर देखने लगा और ठंडे स्वर में बोला, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, हाँ और ये क्या देख रहे हो, आईपैड पर क्या बैठकर एक जगह नहीं देख सकते हो। जैसे ही अरमान ने उन दोनों को डांटा, उन्होंने अपना बेचारा सा मुंह बना लिया था। फिर अगले पल आहान एक्साइटमेंट में बोला, अरे भैया, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं। आपको पता है कि नई मूवी आई है और इस वक्त पूरा धमाल मचा रही है। पता है इसमें क्या है, कितना फनी सीन चल रहा है। लड़का पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो हीरोइन को प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार में वो छोटी छोटी हरकतें करने लगा था। आपको पता है, उसने हीरोइन को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लॉक लगा दिया ताकि हीरोइन को थोड़ा सा वो मजा चखा सके। ऐसा बोलकर आहान और ध्रुव हंसने लगे थे। तब आहान आगे बोला, आपको पता है भैया, ये हीरो अपने आप को कितना ज्यादा बड़ा 30 मार खान समझ रहा था, लेकिन हीरोइन ने इसका कितनी बार पोपट बनाया है, और अब जब हीरो को कुछ नहीं सूझा तो उसने उसे बेचारी को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया, और तो हीरो के कुछ बस की ही नहीं था। अब जैसे ही आहान ने एक मूवी की स्टोरी अरमान को सुनानी शुरू की, अरमान मन ही मन में झल्ला उठा था। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो कि आहान और ध्रुव उसके सामने खड़े होकर उसे उसी की कहानी सुना रहे हैं। तब वो पूरी तरह से इरिटेट होते हुए बोला, बस बस बकवास बंद करो तुम दोनों और जाओ फटाफट से रेडी हो जाओ, जानते हो ना आज किसी से मिलना है। जैसे ही अरमान ने ये कहा, अगले ही पल उन दोनों का चेहरा एकदम सपाट हो गया था, क्योंकि वो कैसे भूल सकते थे आज अबीर सिंह राठौर जो आ रहा था, वह भी अरमान सिंघानिया से मिलने के लिए और अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए। वो सब एक साथ जाने वाले थे। तब उन दोनों ने फटाफट से अपना आईपैड बंद किया और तैयार होने के लिए चले गए थे। वही अरमान, जो कि अपने कमरे में तो आ गया था, लेकिन उसके कानों में ध्रुव और आहान की बातें ही गूंज रही थी कि किस तरह से हीरो ने हीरोइन को कमरे में बंद किया था। अरमान ने भी तो ऐसे ही कुछ किया था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसने आस्था को बाथरूम में बंद किया था। क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद अरमान वहां से आया था,
तो फटाफट से उसने जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम का दरवाज़ा खुलते ही आस्था, जो कि पीठ लगाई नीचे बैठी हुई थी, वो तुरंत पीछे को गिरने लगी थी। लेकिन अरमान ने उसे तुरंत संभाल लिया था। अब अरमान को अपने सामने देखकर आस्था की जान में जान आई। इस बीच वह भूल गई कि उसने क्या पहना था। आस्था अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहीं गई थी, बल्कि उसने एक बाथरोब पहना था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। अरमान को अपने सामने देखकर आस्था ने जल्दी से उसे गले से लगा लिया था और सहमते हुए बोली, अच्छा हुआ राक्षस जी आप आ गए, पता है आपका ये जादुई दरवाज़ा अटक गया था, ये खुल ही नहीं दे रहा था। आस्था को तो यही लगा था कि ये दरवाज़ा अटक गया है। एक पल को तो उसके मन में आया भी था कि जरूर अरमान ने बंद कर दिया होगा। लेकिन अरमान की जैसी शख्सियत थी, जैसी उसकी पर्सनैलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग अरमान इतना ज़्यादा छोटा सा काम क्यों करेगा। तो इसीलिए आस्था ने वो बात पूरी तरह से दिमाग से निकाल दी थी। और अब जैसे ही आस्था ने उसे के गले लगाकर उसे बोलना शुरू किया कि आपका ये मुआ दरवाज़ा अटक गया था, हमारी तो सांस ही अटक गई थी। अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलते तो हमारा तो यहीं दम घुट जाता और हम यहीं मर जाते। अब जैसे ही अचानक आस्था ने बातों ही बातों में मरने की बातें की, अरमान का दिल धक से रह गया था। उसे बड़ी ही अजीब सी फीलिंग आई, ना जाने क्यों। और आस्था के मुंह से मरने की बात सुनकर उसे ऐसा लगने लगा मानो कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरी बात सुनी हो। तब वो तुरंत आस्था को खुद से दूर करते हुए कहने लगा, मरी तो नहीं होना, तुम जिंदा हो। अब बिहेव योरसेल्फ और मुझे इस तरह से चिपकने की कोशिश मत करना, समझी तुम। ऐसा बोलकर अरमान आस्था को आंखें दिखाता हुआ जल्दी ही उसकी ठीक बराबर में से निकलकर बाथरूम में घुस चुका था। अब आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव को लेकर हैरान थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि चलो उसे राक्षस ने कम से कम हमें बचा तो लिया, वरना ना जाने क्या होता। फटाफट से आस्था तैयार होने लगी थी, लेकिन अब कपड़े देखकर आस्था का मुंह बन गया था, क्योंकि वहां पर एक से एक ब्रांडेड और महंगे कपड़े थे। आस्था भला उन कपड़ों को कैसे पहन सकती थी। 2 से 3 सूट थे जो उसने ऑलरेडी पहन लिए थे, लेकिन अब आस्था क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी आस्था ने अपने पुराने सूट में से जो 2 सूट उसके नानी माँ ने प्रियंका की शादी के लिए उसे खरीद कर दिए थे, उनमें से एक सूट पहनकर नीचे हॉल आ गई थी। अब आस्था को पुराने सूट में देखकर दादाजी हैरान थे, क्योंकि दादाजी तो इस वक्त उलझे हुए से हाल में बैठे हुए थे, क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में नानी माँ की कही हुई बातें ही चल रही थी और इसीलिए कोई ना कोई मौका देखकर वह अरमान से इस बारे में बात करना चाहते थे। अब जैसे ही आस्था वहां पहुंची और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, तब दादाजी मुस्कुरा दिए थे और आशीर्वाद देते हुए बोले, जीती रहो बेटा। और अगले ही पल उनकी निगाहें आस्था के कपड़ों पर गई थी और वह कंफ्यूजन से पूछने लगे, लेकिन बेटा तुमने पुराने कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है। क्योंकि आस्था के ये जो 2 जोड़ी कपड़े थे, उन्हें वह कितनी ही बार पहन चुकी थी, तो जिसकी वजह से उनका कलर हल्का हल्का फेड हो रखा था, तो वह काफी ज्यादा ओल्ड लग रहे थे। तब आस्था ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, वह दादाजी एक्चुअली जितने भी कपड़े ध्रुव और आहान जी खरीद कर लेकर आए हैं, वो सभी काफी ज्यादा महंगे हैं और इस तरह के कपड़ों में कॉलेज में पहन कर जाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब आस्था ने जैसे ही ये बोला, दादाजी तुरंत उसकी बात समझ गए थे और तसल्ली देते हुए बोले, ठीक है बेटा 1 मिनट रुको, जल्दी। दादाजी ने किसी से फोन पर बात की थी। अगले ही पल आस्था की ओर देखकर बोले, बेटा सुनो, तुम आज रश्मि के साथ शॉपिंग पर जाओगी, सुन रही हो मेरी बात, मैंने डॉक्टर रश्मि से बातें कर लिया है, वो थोड़ी देर में तुम्हें पिंक कर लेंगी। तुम रश्मि के साथ शॉपिंग पर जाओ और अपनी पसंद के जैसे कपड़े तुम पहनना चाहती हो वो कपड़े खरीद कर लेकर आओ। अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। और हाँ, रही बात तुम्हारे कॉलेज की, तो मैं अभी थोड़ी देर में प्रिंसिपल को कॉल करके आज कॉलेज में जो भी पढ़ाई होगी वह सब नोट्स मंगवा लूंगा, तो तुम्हारी पढ़ाई का भी लॉस नहीं होगा। ओके। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था एक का चेहरा एकदम खिल उठा था, उसके दादाजी को गले से लगा लिया था। तब तक अरमान में नहा धोकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसने आस्था को दादाजी को गले लगाते हुए देख लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। तब दादाजी अरमान को आता हुआ देखकर चुप हो गए थे और मुस्कुराते हुए आस्था से बोले, बेटी अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो और तुम्हें कोई भी घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना सारा काम घर के सर्वेंट करेंगे। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो अपनी निगरानी में तुम खाना बनवा सकती हो, ठीक है, सिर्फ तुम्हें इतनी परमिशन है, लेकिन अभी तुम्हें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना होगा। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने बड़ी प्यारी सी स्माइल दी थी और फटाफट से वो किचन में चली गई थी। अरमान जल्दी से आकर वहां बैठा और जब तक आस्था किचन में नहीं चली गई तब तक वो उसे घूरता रहा। अब आस्था को इस तरह से घूरते हुए दादाजी ने देख लिया था और बोले, क्या हुआ, बच्ची को क्यों घूर रहा है, क्या उसे नजर लगाएगा।
तब अरमान अपनी आंखें इधर उधर करने लगा और नजरें चुराते हुए बोला, दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तभी दादाजी बोले, बेटा मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आई होप तुम मेरी बात का सम्मान रखोगे और जो मैं कहूँगा तुम मानोगे। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा अरमान एकदम स्ट्रेट होकर बैठ गया। वो समझ चुका था कि दादाजी अगर उसे कुछ बातें करने के लिए कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात होगी। तभी दादाजी झिझकते हुए बोले, वह बेटा आस्था की नानी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ आकर रहना चाहती है। वह अपनी बेटी का बसा बसाया घर देखना चाहती है, तो मैंने उन्हें हाँ कह दिया है। तो मैं चाहता हूँ जब आस्था की नानी यहाँ आए तो तुम किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करोगे और आस्था को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। देखो बेटा, वह बुजुर्ग है, अगर अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का बसा बसाया घर देख लेगी तो वह सुकून से अपने गांव जाकर रह लेंगी। तू सुन रहा है ना मेरी बात। अब अरमान के सामने जैसे ही दादाजी ने आस्था की नानी का जिक्र किया, अरमान के सामने नानी का गुस्से से तमतमता हुआ चेहरा याद आ गया था कि किस तरह से उन्होंने पूरे सिंघानिया मेंशन के हॉल का नक्शा बिगाड़ दिया था। सब अचानक की नानी के बारे में सोचते ही अरमान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे दादाजी ने देख लिया था और अगले ही पल अपने आप को इस बात का यकीन दिलाने लगे थे कि वाकई उन्होंने जो अभी देखा क्या वह सच था। क्या वाकई उनके खडूस और आइडियल पोते ने स्माइल की थी। लेकिन फिर वो अरमान से पूछने लगे, बेटा आप तुझे कोई एतराज ना हो तो मैं शारदा जी को आज ही बुला दूं, वो आज ही आ जाएंगी रहने के लिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा अरमान खड़ा हुआ और अपना कोट ठीक करते हुए बोला, जो आपको ठीक लगे कीजिए, लेकिन हाँ उन्हें अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करें। ऐसा बोलकर अरमान लंबे लंबे कदम बाहर की ओर रखता हुआ बाहर की ओर जाने लगा था। तभी पीछे से उसे आस्था की आवाज़ सुनाई दी, सुनिए। अब जैसे ही आस्था ने एक बार और बड़े ही प्यार से अरमान को सुनिए बोला, अरमान के कदम वहीं के वहीं रुक गए थे, जो कि दादाजी बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। तब अरमान पीछे पलटकर आस्था को देखने लगा था, जो कि हाथ में नाश्ते की थाली लिए अरमान की तरफ ही आ रही थी और उसे रोकते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने तो नाश्ता भी नहीं किया, पहले आप कुछ खा तो लीजिए। अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही प्यार से अरमान को नाश्ते के लिए बोला, अरमान को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था कि पहली बार किसी ने उसके नाश्ते की, किसी ने उसके खाने की फिक्र की थी। ना जाने क्यों ये बात अरमान को बहुत पसंद आई थी। फिर भी वो अपना एरोगेंट बिहेवियर बरकरार कर रखते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं खाना है, वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। ऐसा बोलकर अरमान जैसे ही जाने लगा, आस्था बोली, नहीं नहीं आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, अरे आप जानते हैं अगर हमारी नानी माँ को ये पता चल गया कि हमारे हमारे पति परमेश्वर इस तरह से घर से भूखे निकले हैं तो वो हमें अपनी छड़ी से मार मार कर हमारा भरता ही बना देंगी। आपको पता है मैं हमारी नानी माँ कितनी ज़्यादा डेंजरस है। आस्था ने अपने मुंह का पाउट बनाते हुए जैसे ही आस्था ने नानी माँ का खौफ अरमान को दिखाया, अरमान को वाकई हंसी आ गई थी। अब कहीं ना कहीं ये हंसी आस्था ने देख ली थी और वह तुरंत उछल पड़ी और खुश होकर बोली थी, ये क्या आप स्माइल भी करते हैं, आपको हंसना भी आता है। वो हमने तो पहली बार आपको हंसते हुए देखा है। अरे आप हंसते क्यों नहीं है, हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अब जैसे ही आस्था, जिसे बिल्कुल चतर पटर बोलने की आदत थी, अरमान को हंसता हुआ देखकर उसने फटाफट से उसकी टांग खींचनी शुरू कर दिया। तब अरमान के लिए वहां रुक रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और फटाफट से वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बाहर निकल गया था। वही आस्था नादानी से अरमान को जाता हुआ देखकर बोली, क्या हुआ, हमने कुछ गलत क्या दिया क्या, हमने तो केवल उनकी तारीफ ही की थी, तो इस तरह से गुस्से से जाने की क्या जरूरत थी। कहीं ना कहीं आस्था को तो यही लग रहा था कि अरमान गुस्से से भाग गया, लेकिन फिलहाल अरमान जल्दी से बाहर गया था। एज यूजुअली टाइगर मारिया उसी का इंतजार कर रहे थे। बाहर आते ही अरमान का चेहरा एकदम से डार्क हो गया था और उसने मारिया के पास आकर बोला, मारिया शायद मैंने तुम्हें कुछ और काम दिया था, तो आप यहाँ क्या कर रही है। वह तब मारिया ने अरमान की और देखकर बोला, अंडरस्को किंग, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे क्या काम दिया था, बट डोंट वरी, अबीर सिंह राठौर से मीटिंग के बाद मैं अपने काम को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन आज इस मीटिंग में मेरा होना जरूरी है। मारिया ने केवल 2 बात की थी, इसके अलावा उसने अरमान को कुछ नहीं बोला था। वही अरमान ने भी फिर मारिया को कुछ नहीं बोला था और बाकी गार्ड्स जो कि आस्था के साथ कॉलेज जाने वाले थे उन्हें एक्टिव रहने के लिए कह दिया था और फटाफट से वह लोग अब अबीर सिंह राठौर से मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि जल्दी ही नानी माँ के साथ सिंघानिया मेंशन में आ गई थी और जैसे ही आस्था ने अपनी नानी माँ को डॉक्टर रश्मि के साथ देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने दौड़कर अपनी नानी माँ को गले से लगा लिया था, तब कुछ आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। तब आस्था हैरानी से नानी माँ को देखते हुए बोली, नानी माँ लेकिन आप यहाँ कैसे आई। तब दादाजी बोले, हम बताते हैं, आज से आपकी नानी में कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी
और उसने एक बार फिर जोरों से नानी माँ को गले से लगा लिया था और दादाजी का शुक्रिया अदा करने लगी थी। तभी डॉक्टर रश्मि बोली, अरे आस्था, नानी माँ यही रहने वाली है तो तुम नानी माँ से आराम से बाद में भी मिल सकती हो। अभी तुम्हें बाजार से कपड़े लेकर आने हैं। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आस्था ने भी फटाफट बोला, हाँ हाँ रश्मि दीदी। तब रश्मि बोली, आस्था जल्दी करो, और फिर कुछ पता नहीं मुझे कब हॉस्पिटल से कुछ इमरजेंसी आ जाए और मुझे जाना पड़े, तो इसीलिए तुम्हें अभी चलना होगा। अब जैसे ही रश्मि ने ये बोला, आस्था बोली, ठीक है हम फटाफट से चेंज करके आते हैं। तब आस्था जाते जाते रुकी और बोली, लेकिन हम क्या चेंज करें, सारे कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे हैं, हम उनमें कंफर्टेबल नहीं है। तभी नानी माँ बोली थी, अरे बेटा क्यों परेशान होती है, वो साड़ी तो है ना तेरे पास, जाकर उसे पहन ले। अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था को अपनी रेड कलर की साड़ी की याद दिलाई, आस्था बोली, लेकिन हम बाजार जा रहे हैं नानी माँ, वहाँ पर साड़ी पहन कर जाएंगे तो ऑकवर्ड नहीं लगेगा, हम कोई आराम से नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं। तब नानी माँ आस्था को डांटते हुए बोली, बेटा तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू अब बहू है इस घर की, तो तुझे शादीशुदा की तरह रहना चाहिए, साड़ी वगैरह पहनना चाहिए, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनती है। तब आस्था झल्लाते हुए बोली, लेकिन नानी माँ वह हमें साड़ी पहनना नहीं आता है, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है। तब नानी माँ बोली, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे साड़ी पहनाती हूँ। ऐसा बोलकर वह एक नज़र दादाजी और रश्मि की ओर देखते हुए नानी माँ आस्था को लेकर फटाफट से कमरे में आ गई थी। तब आस्था के कमरे को देखकर बोली, अरे वाह आस्था बिटिया, तेरा कमरा तो बड़ा सुंदर है। तब आस्था मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन नानी माँ अब एक बार फिर सोच लीजिए, हम साड़ी नहीं पहनना चाहते। तब नानी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि किन हालातों में तेरी शादी हुई है, लेकिन अगर तू बन संवर कर घर में रहेगी, अपने पति के पास बन संवर कर जाया करेगी, तो यकीनन देखना एक दिन वो तुझसे प्यार करेगा और फिर तेरा ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था का चेहरा एकदम से सख्त हो गया था और वह अपनी नानी माँ की ओर देखकर बोली, यह आप क्या कह रही है नानी माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें हमारी जिंदगी में शुरू से ही कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं था और शादी तो हम कभी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर अरमान सिंघानिया के साथ जबरदस्ती हमारी शादी हुई है और ये शादी केवल तब तक ही है जब तक हम चाहते हैं, उसके बाद शादी के कोई मायने नहीं रहेंगे। अब जैसे ही आस्था ने थोड़े से डाक और सख्त लहजे में ये कहा, नानी माँ उदास हो गई थी और बोली, बेटा मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, मैं तो बस चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा और तुम्हारे पति के बीच में एक बार प्यार हो जाए तो तुम्हारा ये रिश्ता सबसे खूबसूरत होगा और फिर तुम हमेशा खुश रहोगी। तब आस्था हल्के से आंखों में नमी के साथ नानी माँ का हाथ थाम कर बोली, खुशी, यह खुशी क्या होती है नानी माँ, आप अच्छी तरह से जानती है कि हमारी जिंदगी में खुशी का दूर तक कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक उसके अलावा हम किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ऐसा बोलकर आस्था ना जाने किन कड़वी यादों में खो गई थी। तभी रश्मि की आवाज़ नीचे से आई, आस्था जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। ऐसा बोलकर रश्मि नीचे से चिल्ला रही थी क्योंकि अरमान का कमरा तो साउंड प्रूफ था, लेकिन नानी माँ और आस्था ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें रश्मि की आवाज़ साफ सुनाई दे गई थी। तब फटाफट से नानी माँ बोली, अच्छा अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, हम बाद में भी कर सकते हैं, तो एक काम कर, फटाफट से चेंज कर। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को अपने हाथों से साड़ी पहनाने लगी थी। पार्टी से आने के बाद आस्था ने वह साड़ी बड़ी ही संभाल कर रखी थी क्योंकि वह उसकी माँ की साड़ी थी, तो जिससे आस्था काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। तो एक बार फिर अपनी माँ की साड़ी पहनकर आस्था बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी और वह बड़ी ही सादगी से तैयार भी हुई थी। नानी माँ ने बोला भी था कि उसे थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए, लेकिन आस्था ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था क्योंकि वह मेकअप वगैरह नहीं यूज़ करना चाहती थी। अब आस्था तैयार होकर फटाफट से नीचे जाने लगी थी। उसने नानी माँ से बोल दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी, ठीक है। वही दादाजी ने राजेश से कहकर नानी माँ का सामान एक बड़े ही खूबसूरत से गेस्ट रूम में रखवा दिया था और उन्हें इस बात के भी बता दिया था कि वह पूरे आराम से यहाँ रह सकती है और इसे अपना ही घर समझे। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर रश्मि से भी बात की थी और उन्हें बोला कि वह भी यही रहेंगी। तब रश्मि ने आनाकानी की थी, लेकिन दादाजी के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी और वैसे भी आस्था ने भी इंसिस्ट किया कि हाँ दीदी आप भी प्लीज़ हमारे साथ रहिए ना, वैसे भी इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, और अगर हम कॉलेज से आने के बाद आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और आप हमें ट्यूशन दिया करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द सारी चीज़ें सीख जाएं। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, डॉक्टर रश्मि भी उनके प्यार के आगे मजबूर हो गई थी। उसने भी फिर वहीं रहने का डिसीजन ले लिया था। वो जल्दी ही वह दोनों अब शॉपिंग करने के लिए मॉल की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं वह दोनों किसी और पर नहीं बल्कि स्कूटी से जा रही थी, क्योंकि आस्था ने ही रश्मि से बोला था कि वह आज स्कूटी पर जाना चाहती है, बिल्कुल खुली हवा में सांस लेना चाहती है, पूरे शहर को बंद गाड़ी से नहीं बल्कि खुली स्कूटी से देखना चाहती है।
अब आस्था की बात मानकर रश्मि ने स्कूटी से जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन जो सिविल गॉड्स थे, जो कि जिन्होंने आस्था के आसपास रहने के लिए रहने का अरमान इंस्ट्रक्शन दिया था, वह गार्ड्स भी अब उनका एक ब्लैक गाड़ी से पीछा करने लगे थे। आस्था आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। खुली हवा में स्कूटी पर पीछे बैठे हुए उसे बड़ा ही मजा आ रहा था। वह अपनी साड़ी का पल्लू बड़े ही अजीब तरह से लहरा रही थी। वो पूरी तरह से उस राइड को एंजॉय कर रही थी। आस्था को बड़ी ही खुशी मिल रही थी। विल आस्था के इस तरह से उछल कूद करते हुए देखकर डॉक्टर रश्मि भी मन में मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि ये लड़की काश हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कितनी मासूम है यह, इसकी मासूमियत कभी भी खत्म ना हो। अब डॉक्टर रश्मि का ध्यान एक पल के लिए आस्था की ओर चला गया था। विल तभी अचानक एक बड़ी सी कार आस्था और रश्मि की स्कूटी के ठीक बराबर से पास हुई थी और ड्राइवर ने इतनी तेजी से कार चलाई थी कि उस गाड़ी का एक टायर कीचड़ में पड़ा था और वह कीचड़ सीधा रश्मि और आस्था के कपड़ों पर जा गिरा था। डॉक्टर रश्मि ने तुरंत ब्रेक मारा और वह दोनों अपनी स्कूटी से उतरकर सामने उस कार की ओर देखने लगी थी। वो कार एकदम वाइट कलर की थी और उस कार को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना कितना ज्यादा मुश्किल था। तब आस्था और रश्मि दोनों की ही चीख निकल गई थी। अचानक से ब्रेक मारने पर दोनों काफी ज्यादा हिलडुल गई थी, लेकिन लिटली दोनों को चोट नहीं आई थी, लेकिन उन दोनों के कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे। आस्था की अपनी माँ की साड़ी पर इस तरह से कीचड़ लगा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर उठी थी। आस्था का पारा चढ़ गया था और वह तिलमिलाते हुए बोली, क्या इस ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा था? इसने कैसे हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, और देखो बिना माफी मांगे जा भी रहा है। रश्मि दीदी, आज आप हमें मत रोकिएगा। आज हम इस ड्राइवर को सबक सिखाकर ही रहेंगे। ऐसा बोलकर आस्था ने जल्दी ही पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सीधा उसे कार के शीशे पर दे मारा था। हालांकि कार को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जैसे कुछ भारी भरकम चीज कार पर लगी तो कार ड्राइवर ने एक झटके से रोक दी थी। गाड़ी रुकते ही आस्था गुस्से से उसे ड्राइवर को बाहर निकलने को कहने लगी थी। तभी पीछे बैठा हुआ एक शख्स जो कि बड़ा ही हैंडसम था और उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन पर था। अब इस तरह से कार रुकने पर वह हैरान हुआ था और उसने ड्राइवर से पूछा भी था कि आगे क्या हुआ है। तब ड्राइवर ने उसे जवाब दिया कि आगे किसी लड़की के ऊपर कीचड़ गिर गया था, तो इसीलिए उस लड़की ने हमारी कार पर पत्थर मारा है। आस्था को पत्थर मारते हुए ड्राइवर साइड मिरर से देख चुका था। अब जैसे ही उससे पीछे बैठे हुए बड़े ही हैंडसम शख्स ने यह सुना, उसके माथे पर लकीरें पड़ गई थी। तब उस पीछे बैठे हुए शख्स ने ड्राइवर को बोला, फटाफट से रफा दफा करो, हमें लेट हो रहा है और मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। अब जैसे ही उसने ड्राइवर को ये कहा, अंडरस्को पर जल्दी ही ड्राइवर हाथ में एक नोटों की गड्डी लिए बाहर निकला और बोला, इसे लो लड़कियों, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कर लेना, और यह इतने पैसे हैं कि तुम लोग आराम से इसमें से एक जोड़ी तो क्या बल्कि 10 से 12 कपड़े जोड़ी आसानी से खरीद लोगी। और आगे से ध्यान रखना, इतनी बड़ी कार के आसपास भी अपनी मामूली सी स्कूटी लेकर मत चलना। ऐसा बोलकर ड्राइवर अब सीधा जाकर कार में बैठने लगा था और पैसे उन्होंने आस्था और रश्मि के ऊपर फेंक दिए थे। अब तो आस्था और रश्मि दोनों को ही बहुत तेज गुस्सा आया। आस्था ने वह पैसों की गड्डी ली और तुरंत जाकर उसने कार का मिरर खटखटाते हुए उस ड्राइवर के मुंह पर दे मारा था और गुस्से से घूरते हुए उस ड्राइवर से बोली, मिस्टर ड्राइवर की एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हर चीज पैसों से बिकाऊ नहीं होती है, समझे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करने की? एक तो तुमने जानबूझकर अपनी बड़ी महंगी से कार से हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दिया और उसके बाद ये पैसे देकर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ते, समझे तुम? अब वो ड्राइवर आस्था की इस तरह की बातें सुनकर हड़बड़ा गया था, लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ मालिक हैरान था कि इतने सारे पैसे मिलने के बाद इस लड़की ने कैसे पैसे वापस कर दिए। वेल, इतने सारे पैसों में तो वह एक नई स्कूटी तक खरीद सकती थी। तब वह ड्राइवर अपनी तरह से अपने बॉस के सामने अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर बोला, लड़की तमीज में रहो, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर केवल थोड़ा सा कीचड़ गिरा है और इतनी बड़ी का क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दी थी? अब आस्था उसकी और देखकर बोली, अच्छा तो इस तरह से कीचड़ गिरना मामूली सी बात है। हाँ, एक मिनट रुको। ऐसा बोलकर अचानक आस्था ने अपना हाथ कीचड़ में डाला और फटाफट से कुछ कीचड़ उस ड्राइवर के मुंह पर दे मारा था। अब तो उस ड्राइवर के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो सोचने लगा था कि ना जाने उसका बॉस अब क्या करेगा, और वह डरते हुए अपने बॉस की ओर देखने लगा था। वही उसका बॉस भी यह फटाफट से अपनी कार से बाहर निकला। उसके बॉस के कार से निकलते ही उसके पीछे कम से कम 15-20 हट्टे खट्टे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए थे। आस्था उस ड्राइवर के ऊपर कीचड़ डालने के बाद रश्मि को और देखने लगी थी। रश्मि उसे कह रही थी, आस्था तुम छोड़ो भी, अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था।
ऐसा बोलकर रश्मि आस्था को रोक रही थी, और लेकिन तब तक उसका हाथ पकड़कर किसी ने उसे अपनी ओर मोड़ा था। अब जैसे ही आस्था मुड़ी और उसके पूरे बाल उसके चेहरे पर आए, आस्था का हाथ पकड़े हुए ब्लैक शेड्स जिसने अपने आंखों पर चढ़ा रखे थे, उसमें जल्दी से अपना ब्लैक शेड्स हटाया और अपनी नग्न आंखों से आस्था की खूबसूरती को देखने लगा था। पहली नज़र में ही आस्था अबीर सिंह राठौर के दिल में उतर गई थी। अबीर सिंह राठौर पागलों की तरह आस्था को देख रहा था। आस्था उस साड़ी में बड़ी ही बवाल और एकदम खूबसूरत लग रही थी। अबीर सिंह राठौर की नज़र जाकर उसके होठों पर ठहर गई, जिन्हें वह डेस्परेटली चूमना चाहता था। अबीर का दिल कुछ अचानक ही तेजी से धड़कने लगा था। तब तक वह आस्था को घूरते रहा। तभी आस्था ने भी से तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और नाखुश होकर बोली, देखिए इस सब में गलती आपकी ड्राइवर की है। आपके ड्राइवर ने ही हमारे ऊपर कीचड़ उछाला था। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अबीर बस मुस्कुराता हुआ आस्था को देखता रहा। मुस्कुराते हुए ही आस्था एक्सप्रेशन पर गौर कर रहा था। आस्था बोलती हुई आंखों को देख रहा था तो कभी उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था। आस्था की खूबसूरती में अभी इस पल में ही पूरी तरह से खो गया था। तभी अबीर को इतना खोया हुआ देखकर आस्था ने अपने सीधे हाथ से उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और उससे बोली, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए आप? हमने कह दिया ना कि हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके ड्राइवर की है। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला तब अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आस्था और रश्मि दोनों को ही सुनाई दी थी। वो दोनों ने डर की वजह से अपने कानों पर हाथ रख लिया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर ने अपने उस ड्राइवर को गोली मार दी थी। अब तो रश्मि बहुत डर गई थी, लेकिन उसने फटाफट से रिएक्ट किया और आस्था को कंधों पर से पकड़ा और घबराते हुए बोली, आस्था चल यहाँ से, मैं कहती हूँ, जल्दी से चल यहाँ से। ऐसा बोलकर रश्मि जल्दी ही आस्था को स्कूटी तक ले आई और फटाफट से वो दोनों वहां से चली गई थी। अब अबीर सिंह राठौर जब तक आस्था को देखता रहा जब तक कि आस्था उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। अचानक अबीर सिंह राठौर ने अपने कोट के अंदर से ही अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बोला, बटरफ्लाई दिल ही ले गई। ऐसा बोलकर अबीर सिंह राठौर जल्दी ही अपनी कार में जा बैठा था और उसके आदमी ने उस ड्राइवर की बॉडी को वहां से निकालकर बाहर फेंक दिया था और एक दूसरा ड्राइवर जल्दी ही कार ड्राइव करते हुए अरमान सिंघानिया से मिलने के लिए सुमित के होटल की ओर रवाना हो चुका था। वही आस्था उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर रश्मि उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी और समझाते हुए बोली, आस्था सुनो, जो कुछ भी तुमने देखा इसके बारे में किसी को मत बताना। तब आस्था बात काटते हुए बोली, आप कैसे कह सकती है दीदी, उसने हमारी आंखों के सामने किसी की जान ले ली, और आप क्या चाह रही है कि हम किसी को ना बताएं? हमने डिसीजन लिया है कि हम ये सारी बातें पुलिस को बताएंगे। तब रश्मि तुरंत आस्था को समझाते हुए बोली, देखो वो बहुत बड़े लोग हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पति भी कुछ कम नहीं है, लेकिन अरमान, तुम्हें क्या लगा वो बिल्कुल भी तुम्हारी साइड नहीं लेगा, और उसके बाद जो तुमने कॉलेज जाना शुरू किया है तो वो तुम्हारा कॉलेज भी हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देगा। तो आस्था, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये सुझाव दिया तब आस्था को ना चाहते हुए भी उसकी बातें माननी पड़ी थी। जल्दी वो दोनों एक मॉल में पहुंच गए थे। रश्मि आस्था जो दोनों ही शॉपिंग करने के लिए पूरी तरह से एक साइड थे, लेकिन अब उनके साथ जो रास्ते में ये हादसा हुआ था उसके बाद से उनका एक्साइटमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया था। और बेमन से रैंडमली आस्था ने अपने लिए सादी सिंपल से फ्रॉक सूट खरीदने शुरू कर दिए थे। और सूट वगैरह खरीदने के बाद जब रश्मि ने आस्था का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वह आस्था के कंधे हाथ रखकर बोली, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? तब आस्था ने अपनी आईब्रो उठाकर रश्मि की ओर देखा, मानो कि वह कहना चाह रही हो कि रश्मि दीदी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आप इतना कैजुअल तरीके से बर्ताव कैसे कर सकती है? लेकिन फिलहाल डॉक्टर रश्मि ने आस्था की आंखों में आए सवालों को पढ़ लिया था और अगले ही पल वो बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त काफी कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात सुनो आस्था, ये दुनिया है और इस दुनिया में हमें ऐसे ही दबकर रहना होगा। अब तुम अपना मूड ठीक करो और हाँ, मैं एक काम करती हूँ, हम यही पास में सुमित है ना, तुम्हारे सुमित भैया, उनका होटल है, चलो वहां जाकर कुछ अच्छा सा खाते हैं और उसके बाद घर जाएंगे। अब जैसे ही रश्मि ने आस्था का मूड थोड़ा सा ठीक करने के लिए उसे सुमित के होटल में जाने के बाद कही, सुमित भैया, अब आस्था भी अपना मन डाइवर्ट करने लगी और सहमति देते हुए बोली, हाँ हाँ, सुमित भैया का होटल है तो हम जरूर देखने जाएंगे। तब डॉक्टर रश्मि बोली थी, लेकिन उससे पहले हम अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। जैसा कि तुम देख पा रही हो, तुम्हारे साथ साथ मेरे कपड़ों पर भी काफी ज्यादा कीचड़ लगा हुआ है और मॉल में भी लोग देखो हमें किस तरह से देख रहे हैं, मानो कि हम कैसे वैसे ही उठकर यहाँ आ गए हैं। चलो फटाफट से वॉशरूम में चलते हैं, वहां जाकर थोड़ा सा खुद को क्लीन करते हैं, फिर चलते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, आस्था ने भी अपनी साड़ी की ओर देखा था जो काफी हद तक खराब हो चुकी थी, और साथ ही साथ अपनी साड़ी को देख देख कर आस्था को रोना भी आ रहा था, क्योंकि वो उसकी फेवरेट साड़ी थी, क्योंकि वो उसकी माँ की निशानी थी, तो उसे साड़ी के साथ उसका कुछ अलग ही लेवल का अटैचमेंट था।
वेल डॉक्टर रश्मि की बात मानकर जल्दी वो दोनों बाथरूम में गई थी और खुद को उन्होंने अच्छे से क्लीन किया था, लेकिन इन सब चक्करों में डॉक्टर रश्मि अपना पर्स वही भूल गई थी और जल्दी वो दोनों वहां जाने लगी थी। वही अरमान के बॉडीगार्ड जो कि आस्था के पीछे पीछे घर से निकले थे, लेकिन जिस वक्त अबीर सिंह राठौर से आस्था का सामना हुआ था उसी वक्त उनकी कार का टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से वो आस्था को थोड़ी देर के लिए फॉलो नहीं कर पाए थे, लेकिन फटाफट से उन्होंने एक बार फिर आस्था को फॉलो करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया इस वक्त सुमित के ही होटल में वीआईपी सेक्शन में बैठा हुआ था। मारिया टाइगर उसके आजू बाजू खड़े हुए थे, साथ ही साथ सुमित आकाश उसके बराबर में बैठे हुए थे और मारिया और टाइगर के साथ ही ध्रुव और आहान भी खड़े हुए थे। जल्दी ही अबीर सिंह राठौड़ अपनी पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ वहां मौजूद था, साथ ही साथ उसके ड्राइवर उसके बॉडीगार्ड्स उसके आसपास मौजूद थे और अबीर के वहां आते ही बड़े ही टशन से अरमान के सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया था। कुछ पल अबीर और अरमान दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अगले ही पल दोनों ने एक साथ अपनी आंखों पर चढ़ाए हुए ब्लैक शेड्स उतारकर साइड में रख दिए थे। तब अरमान बोला, अबीर राठौर, तो फाइनली तुम्हें आना ही पड़ा अरमान सिंघानिया से मिलने के लिए। लगता है अपने कजिन की लाश देखने के बाद कुछ ज्यादा ही तिलमिला उठे हो तुम। तब अपने कजिन का विवेक का जिक्र करते ही अबीर की नसें तन गई थी और वह अरमान की ओर देखकर गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा अरमान सिंघानिया, अपने कजिन की लाश देखने के बाद वाकई मुझे बहुत बुरा लगा था और तुमने बहुत बड़ी चोट दी है मुझे, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे इन दो दोस्तों का ख्याल आया जिसमें तुम्हारा एक कजिन आहान सिंघानिया है और साथ ही साथ ध्रुव है। मैंने डिसीजन लिया है कि विवेक की जान के बदले में ध्रुव और आहान की जान लूंगा। अब जैसे ही अबीर ने उनके अरमान के ठीक सामने बैठे बैठे ध्रुव और आहान को जान से मारने की धमकी दी, आहान और ध्रुव दोनों ही आगे आए और तुरंत उन्होंने अबीर का गला पकड़ लिया था और अबीर ने जल्दी ही अपने मजबूत हाथों से दोनों के हाथों को एक ही पल में ही अपने गले पर से हटाकर उन्हें उनकी कमर से लगा दिया और वार्निंग देते हुए बोला, तुम दोनों बच्चे हो, अभी मेरे सामने ज्यादा उछलने की कोशिश मत करना, वरना जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम दोनों होंगे। ऐसा बोलकर अबीर ने सीधे सीधे आहान और ध्रुव को धमकी दी थी और वही ध्रुव और आहान दोनों ही बुरी तरह से झल्ला उठे थे और अरमान की ओर देखकर बोले, भाई बस एक बार हुक्म कीजिए, हम अभी और इसी वक्त इसकी जान लेना चाहते हैं। तब अरमान ने अपना हाथ आगे करके उन दोनों को रोका और बोला, रिलैक्स बॉयज। अरमान की बात सुनकर आहान और ध्रुव दोनों ही उसके आसपास खड़े हो गए थे। वही मारिया और टाइगर दोनों सपाट और बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ अबीर सिंह राठौर को देख रहे थे। वही अबीर की नजरें जाकर मारिया पर ठहर गई थी और वह उसे बोला, वाह मारिया मिस अंडरवर्ल्ड क्वीन, आप यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपको पता है मारिया, जब मुझे इस बात के बारे में पता चला कि डेविड का किडनैप हो गया है तभी मैं समझ गया था कि जरूर आपने ही अपने प्यार को मौत के मुंह में धकेल दिया, मानना पड़ेगा मिस मारिया बहुत महान है आप। ऐसा बोलकर अबीर मारिया को टोन करने लगा था, लेकिन मारिया का चेहरा ऐसा का ऐसा ही था, बिना किसी एक्सप्रेशन के। वह केवल अबीर को देख रही थी, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन तभी चेंज होते थे जब अरमान उसे कोई ना कोई कमान या कोई ना कोई ऑर्डर दिया करता था। वेल तभी अबीर सिंह राठौर कोल्ड वॉइस में बोला था, सीधे सीधे बताओ अरमान सिंघानिया क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर। तब अरमान बोला, उस जमीन को भूल जाओ अबीर सिंह राठौर, वह जमीन अरमान सिंघानिया की है, हाईवे के जंगल पास वाली जितनी भी जमीन है वह सब अरमान सिंघानिया की है। उसे जमीन को पाने का सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा। अबीर और अरमान की लड़ाई एक जमीन को लेकर थी, जो कि कहने को तो मामूली सी जमीन थी, लेकिन उस पर 4000 एकड़ में फैला हुआ जंगल, साथ ही साथ बड़ी ही उपजाऊ जमीन थी जो किसी को एक ही दिन में करोड़पति से बिलियनियर बनाने का दम रखती थी। अबीर सिंह राठौर डेस्परेटली उस जमीन को पाना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी अरमान सिंघानिया उस जमीन पर अपना कब्जा जमा चुका था, तो दोनों में जमीन को लेकर लड़ाई थी। तब अरमान ने अबीर की ओर घूरते हुए कहा, कोई मेरी चीज पर नजर रखे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तभी अबीर सिंह राठौर बिल्कुल डार्क वॉइस में बोला, अबीर सिंह राठौर को भी जो एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल कर ही रहता है। बहुत जल्द मैं तुझसे वो जमीन हासिल करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर अबीर अचानक से उठ खड़े होते हुए बोला, अगर तुमने मुझे यहाँ यही कहने के लिए बुलाया है कि मैं उसे जमीन से पीछे हट जाऊं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरमान सिंघानिया, उस जमीन के लिए ना जाने कितने अपनों को मैंने खो दिया, और तुम्हें क्या लगता है कि अब इस मुकाम पर आकर मैं पीछे हट जाऊंगा? नहीं, बहुत जल्द घुटनों के बल बैठकर वह जमीन तुम मुझे दोगे। ऐसा कहते हुए अबीर सिंह राठौड़ अरमान की इंसल्ट कर रहा था, जो कि अब आकाश और सुमित के बस से बाहर हो गई थी, और वह तुरंत उठ खड़े हुए और वार्निंग देते हुए बोले, अपनी हद में रहो अबीर सिंह राठौड़, शायद तू भूल रहा है कि तो इस वक्त डेविल किंग से बातें कर रहे हो। अबीर सिंह राठौड़ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अरमान ही डेविल किंग है। तब अबीर बेफिक्री से बोला, मैं जानता हूँ
कि मैं किस से बात कर रहा हूँ और किस से नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे डेविल किंग को ही लगता है कि मौत का ख्वाब दिखाकर यह मुझसे वो उस जमीन से मुझे पीछे हटने के लिए कह देगा तो यह इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उस जमीन को तो मैं पाकर ही रहूंगा। तब अरमान सिंघानिया तिरछा सा मुस्कुरा उठा और अबीर की ओर देखकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ। 3 महीने के अंदर अंदर अगर तुमने उस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया और मुझसे उस जमीन के पेपर से ले लिए तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और ना ही उसे जमीन की ओर आंख उठा कर देखूंगा। लेकिन अगर तुम 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर अरमान सिंघानिया से माफी मांगनी होगी और हमेशा हमेशा के लिए उस जमीन के साथ साथ सारी चीजों को भुलाकर यहाँ से शहर को छोड़कर जाना होगा। क्योंकि अरमान सिंघानिया ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बेंगलुरु शहर में भी अबीर सिंह राठौड़ का एक शानदार विला था। अब अरमान की बातें सुनकर कुछ पल के लिए अबीर सोच में पड़ गया, लेकिन आकाश और सुमित के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी। फिर अगले ही पल अबीर सिंह राठौड़ बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। वहीं दूसरी ओर आस्था और रश्मि जल्दी ही होटल में पहुंच चुके थे और वो दोनों सीधा खाने वाले एरिया में आ गए थे। रश्मि ने आस्था की पसंद का सारा खाना ऑर्डर किया था। वही और अबीर सिंह राठौड़ अरमान से मीटिंग करने के बाद जैसे ही वहां से निकलने लगा, अरमान ने टाइगर और मारिया की ओर देखा और वो दोनों ही अरमान की नज़रों को देखकर समझ गए थे कि अरमान क्या कहना चाहता है। अबीर सिंह राठौड़ जल्दी ही अपने पूरे बॉडीगार्ड के काफिले के साथ वहां से निकलने लगा था और वो अपने आसपास देखता हुआ जा रहा था। इस वक्त अबीर सिंह राठौड़ जहां खड़ा हुआ था उसके और आस्था के बीच में सिर्फ एक दीवार थी। दीवार होने की वजह से वो आस्था को देख नहीं पाया था। वही इस वक्त आस्था रश्मि के साथ फूड सेक्शन में थी और वहां रश्मि और आस्था दोनों ही खाना खा रही था।